की फैक्ट्स याद कर लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी रहेंगे। कॉलिजन गवर्नमेंट यानी कि हमारी गठबंधन की सरकार क्या होती है, उसके क्या फायदे, उसके क्या नुकसान है, वो सब पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुंदन, कोमल, भुवनेश, देव, अनिता, संध्या, शिवानी, धनंजय, जूही, आशुतोष, प्रियांशु, अंजलि, सोनी, ओजस, शिखा, सूरज, राखी, सबा, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। वालेकुम अस्सलाम सबा। हाँ, आशुतोष आपने क्वेश्चन पूछा था, है ना? अभी थोड़ी देर पहले आया था आपका क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद है ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। राजस्थान का शानदार मैच चल रहा है। अच्छा, हम लोग क्लास कर रहे हैं। क्या करोगे आईपीएल का? बाद में देखना आराम से। चलिए, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल। वालेकुम अस्सलाम भैया। इमेजिन करो एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने सोचा कि यार हमारी वर्तमान की सरकार के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मैं एक संगठन बनाता हूँ, शुरुआत अपने से करता हूँ और 2-4 लोग ऐसे और लेकर आता हूँ। संगठन रहेंगे तो एक व्यक्ति का संगठन तो बनेगा कैसे? 2-4 और लोग लेकर आ जाता हूँ, जो कि अपने आप में यही थिंकिंग रखते हो एक्जेक्टली सेम टू सेम पॉलिटिकल पार्ट कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। तो अब अचानक से वो 2-4 लोग आकर के तो सरकार को हमारा बदल नहीं देंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, सरकार को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। यानी कि हमारा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जरूर डाल सकते हैं, प्रेशर जरूर डाल सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, कुछ लोगों का समूह है बेसिकली, तो जिनका एक कॉमन हमारा थिंकिंग होता है, जिसमें वो या तो चाहेंगे कि हम सत्ता में आ जाए, अगर नंबर काफी बड़ा हो तो, लाइक कांग्रेस, लाइक सपा, बसपा, इस तरह का पार्ट, या फिर सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए चुनाव के माध्यम से, या हल्का सा छोटी-छोटी पार्टी बनाकर अपने रीजन के अंदर दबाव डाला जाए, ताकि सरकार या तो ढंग से काम कर पाए, या फिर हम विपक्ष में रह करके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं अगर सत्ता में ना आ पाए तो। ऐसे लोगों का जो समूह है वही कहलाता है आसान भाषा में पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल। हम कहेंगे राजनीतिक दल ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स का समूह है, ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन है जो जिसका जो विचार है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के है कि भैया शासन को किस तरह से प्रभावित किया जाए या सरकार पर नियंत्रण किस तरह से रखे, वो कौन सी पॉलिसी, वो कौन सी नीति रहेगी जिसके थ्रू आगे बढ़ा जाए तो सरकार पर नियंत्रण रहेगा और जरूरत पड़ने पर हम भी क्या आ सके, सत्ता में आ सके। मेन पावर तो मेन पार्टी का काम तो वही है, सत्ता में आना। लेकिन अगर आकार छोटा है हमारा तो सत्ता में हम आ नहीं सकते, इसलिए सरकार को हमारा उसको सपोर्ट करते हुए सत्ता में भागीदारी की कोशिश करते हैं। ऐसे जो दल है, ऐसे लोगों का जो समूह है, आसान भाषा में उसे हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल। दुनिया में अलग-अलग जगहों पर अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के तरीके तो ओवरऑल 4 तरीके हमको देखने को मिलते हैं। 4 तरह की पॉलिटिकल पार्टियां होती है। सबसे पहले रिएक्शनरी पार्टी, प्रतिक्रियावादी दल। कुछ घटना घटी, वो आपको पसंद नहीं आई, ऐसी स्थिति के अंदर आपने कुछ एक संगठन बनाया और उसी चीज के विरोध में आप काम करने लगे। जैसे कि कांग्रेस। कांग्रेस एक रिएक्शनरी पार्टी है। अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे, भारतीयों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, तो एयू नाम के एक पर्सन आए, 72 लोग और साथ में लेके 72 लोग हमारा, और एक 1885 के अंदर 1885 के अंदर हमारा क्या कर दिया, एक संस्था बना कि भैया हमको अपनी पर्टिकुलर बात भी रखनी है, हम चाहते हैं हमारा रिप्रेजेंटेशन भी हो सत्ता के अंदर। अब पहले तो सत्ता में नहीं थे तो फिर क्या करोगे, प्रभावित करोगे, सरकार की कोई पॉलिसी आएगी उसका विरोध करोगे। ये कांग्रेस हमारा रिएक्शनरी पार्टी का एग्जांपल है। भारत में मोस्ट ऑफ जो पार्टियां बनी है, जो आज की तारीख में चुनाव भी लड़ती है हमारा, वो किसी ना किसी हमारा रिएक्शन की वजह से हमको देखने को मिली। अब चाहे वो बसपा की बात कर लिया जाए, समाजवादी बात कर लिया जाए, वो भी मतलब स्टेट लेवल के ऊपर अपने क्षेत्रीय मुद्दे, कास्ट वाइज मुद्दे जब खत्म होने लगे थे, कोई सुनने की बात, कोई सुनने को तैयार नहीं था, तो उसी के रिएक्शन में ये कास्ट वाइज पहले उठी, क्षेत्र वाइज उठी और अब वो हमारा स्टेट लेवल की पार्टी बनी। एग्जांपल किसका रहेगा, रिएक्शनरी पार्टी का, प्रतिक्रियावादी दल का। तो हम कहेंगे कि प्रतिक्रियावादी दल इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती है जो किसी ऑलरेडी सत्ता में जो एग्जिस्ट करता है हमारा, यानी कि जिसके पास वो पावर है, उसी के क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि उसकी अपोजिशन के रूप में हमको देखने को मिलता है। वो है रिएक्शनरी पार्टीज, प्रतिक्रियावादी दल। दूसरा पार्ट आता है कंजर्वेटिव पार्टीज, रूढ़िवादी दल। ये जो पर्टिकुलर दल है बहुत लंबे समय से, सदियों से जिस तरह से चले आ रहे थे, जिस तरह की प्रक्रिया हुआ करती थी, एक्जेक्टली उन्हीं पर काम करेंगे, किसी सिस्टम को चेंज करने के पक्ष में नहीं रहते। जैसे कि आज से अगर 200 साल पहले अगर पार्टी में इलेक्शन का कोई तरीका हुआ करता था, तो आज 200 साल बाद भी उनका वही पर्टिकुलर तरीका रहेगा, उन्हीं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा सभी को। कंजर्वेटिव पार्टी जो रहेगी हमारा, वो ब्रिटिश टाइम पीरियड से हमको ये चीज देखने को मिलती थी। ये जब ब्रिटेन के अंदर राजा महाराजा का काल खत्म हुआ, तो उनकी जगह पर जो पर्टिकुलर पार्टियां उभरी, सबसे पहली जो पार्टी थी वो हमारा ये कंजर्वेटिव पार्टी हुआ करती थी, रूढ़िवादी दल हुआ करता था, जो कि समर्थन तो करता था ब्रिटिश शासन का, लेकिन फिर भी दुनिया के अंदर जब डेमोक्रेसी हमको देखने को मिलती है, लगा कि भैया ये वाला जो पर्टिकुलर शासन है ये ऑनलाइन नहीं चल पाएगा, तो उसी राजा के साथ मिलकर के, यानी कि शासन के साथ मिलकर के उनको हमने सत्ता में बैठा करके कि भैया आप प्रेसिडेंट रहेंगे, यानी कि आप वहां की क्वीन और किंग रहेंगे, और आपके लोगों को भी हम वहां पर क्या करेंगे, आपके लोगों को भी वहां पर क्या करेंगे, समर्थन देंगे। जैसे हमारी राज्यसभा होती है, वहां के अंदर भी हमको सिमिलरली हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वहां के राजा महाराजा जैसे जो बड़े-बड़े लोग हैं उनकी सीटें देखने को मिलती है। आज भी उनको हमारा मुआवजा दिया जाता है, आज भी उनको पद भी दिए जाते हैं, और वो सदियों पुरानी चली आ रही परंपराओं को थोड़ा ज्यादा मानते हैं, और वो रूढ़िवादी हमारी पार्टीज कहलाती है, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टीज कहलाती है। टाइम के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए इनके अंदर, वो पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, हमारा बेसिक वर्किंग वैसी रहती है। फिर आता है लिबरल पार्टी, उदारवादी दल। ये दल है तो बिल्कुल अपोजिट, उसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ जब कंजर्वेटिव पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन ये राजा महाराजा के काल का विरोध किया करती थी। जैसे हमको ये चीज पसंद नहीं, हम तो अब लोग हैं, लोग चुनेंगे हमको, एंड देन हम क्या करेंगे, शासन करेंगे लोगों के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमारी पॉलिसी हर वर्ग के लिए अलग-अलग रहेगी। अगर कोई पर्टिकुलर वर्ग हमारा अमीर है तो उसके साथ हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं रहेगा कि भैया गरीब के साथ अलग ट्रीटमेंट है, अमीर के साथ अलग ट्रीटमेंट। हम हर वर्ग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग-अलग ट्रीट करेंगे। अगर लगेगा कि भैया समानता की रिक्वायरमेंट है तो समानता से हमारा ट्रीट किया जाएगा। लगेगा कि किसी कमजोर वर्ग को, हमारे डिसएडवांटेज क्लास को हमारा ऊपर उठाने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी मदद करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी किया जाएगा। इस तरह की पार्टी लिबरल पार्टीज कहलाती है, और ये समय के साथ अपने आप को बदल देती है। जैसे कि शुरुआत में जब कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी ब्रिटेन के अंदर ये दिखाई करती थी, जब हम आजाद हुए थे उस समय इसी लेवल का एक और पार्ट निकला था हमारा लेबर पार्टी, वो भी इसी का एक पार्ट होता है हमारा, जो कि भारत की स्वतंत्रता को लेकर के कंजर्वेटिव पार्टी के कंपैरिजन में ज्यादा सॉफ्ट था, यानी ज्यादा पक्ष में था। 1986 के अंदर जब 1946 के अंदर जब कैबिनेट मिशन भेजा गया, तो एक्चुअल में क्लेमेंट एटली की जो लेबर पार्टी की सरकार आई थी उसी की वजह से आया था, क्योंकि क्लेमेंट एटली बहुत पहले भारत को आजादी दिला सकते थे, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी उस समय सरकार के अंदर हुआ करती थी, विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, वो चीज को नहीं माना करते थे। लेकिन लिबरल पार्टी हमेशा समय के साथ साथ अपने आप को बदलाव करेगी, पॉलिसी में भी बदलाव करेगी। अगर आज से 20 साल पहले कोई पर्टिकुलर सरकार लिबरल पार्टी की रही होगी और वो लगता होगा कि हाँ भैया ये उस समय के अकॉर्डिंग सही है, 20 साल बाद सही नहीं है, तो ये लिबरल पार्टी उसके अंदर चेंजेस करेगी। इस तरह की पार्टियों को उदारवादी दल कहा जाता है, जिसमें समाज के हर वर्ग के बारे में सोचा जाए और समय के अकॉर्डिंग हमारा परिवर्तन भी किया जाए। अंतिम पार्टियां जो आती है वर्टिकल पार्टीज होती है, कट्टरपंथी पार्टियां होती है। आमतौर पर ये चुनाव नहीं लड़ती, अगर लड़ती भी है तो किसी वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए लड़ती है। इसको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताया कि हम सत्ता में नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं। भारत के केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है रेडिकल पार्टी का सत्ता में आ जाना। लेकिन इनकी जो पॉलिसीज रहेंगी वो हमेशा कुछ इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी हमारा कि सत्ता को प्रभावित करना है या वर्ग विशेष को थोड़ा हमारा प्रभावित करना है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक वर्ग को प्रभावित करते हैं, वोटों को काटा जा सके, वोटों को बांटा जा सके, जिसकी वजह से किसी और को फायदा हो जाए। लाइक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये नाम तो भूल गए, AIMAI ऐसा समथिंग नाम है उनका। वो पार्टी भी ऐसा ही बात करती है, जब भी चुनाव में आएगी तो बात करेगी ओनली मुस्लिम्स की, कि मुस्लिम जो जितने भी हमारे हैं वो सब एक साथ हो जाए हमारा। ये चीज पॉसिबल नहीं। उसको भी पता है कि अगर किसी एक स्टेट में वो चुनाव लड़ लिया और एक बार के लिए मान लो सारी सीटों पर चुनाव लड़ लिया, जितनी भी है, ये यूपी के अंदर 403 की सीटों पर लड़ लिया जाए या 243 सीटों पर लड़ लिया हमारे बिहार के अंदर, तब भी उस पूरे स्टेट के जो मुस्लिम्स है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं देने वाले, वो उसको भी पता है। कल किसी एक दो जगह जीत गए तो जीत गए वाला पार्ट है, लेकिन वोट प्रभावित करने की बात की जाती है। वो जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, हाँ AIMIM, हाँ बिल्कुल सही कहा, कोमल आपने जो लिख दिया वो तो एम्स हो गया ठीक है ना, वो एम्स हॉस्पिटल है। चलिए कोई बात नहीं।
तो इस तरह की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोटों को प्रभावित करने के लिए और माहौल के अंदर हमारा ध्रुवीकरण जैसी जो चीजें दिखाई देती है हमारा, वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। ये कभी सत्ता में नहीं आ पाती, ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन वोट होता है या मेन अपोजिशन और मेन गवर्नमेंट है उसके लिए क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सिमिलरली ऐसी कई पर्टिकुलर पार्टियां जो सिर्फ इसी पर्पस से चुनाव में आती है कि हमको ध्रुवीकरण कर देना, मिलेगा कुछ खास वोट नहीं लेकिन फिर भी वोट बांट देना ताकि किसी ना किसी को हमारा प्रभावित देखने को मिले। भारत में यही चीज होती है। लेकिन बाकी दुनिया के अंदर देशों में देखा जाए, जैसे कि अगर बात करें रिसेंटली जो इजराइल के अंदर हुआ है, वहां पर भी अगर देखा जाए तो इस तरह की रेडिकल पार्टियां खूब सारी है। वहां पर भी दो ही हमारे मेन पार्टी है, जैसे आज बीजेपी कांग्रेस है, वैसे ही वहां पर दो हमारी मेन पार्टी हमको देखने को मिलती है। एक यार लिबर्टी अपोजिशन पार्टी है हमारा वो, और एक नित्यानंद की जो हमको पार्टी देखने को मिलती है, वो मेन पार्टी है। बाकी सभी रेडिकल पार्टी है, यानी कि भाई धर्म के नाम पर कट्टरपंथी हमारा दिखाया जाता है। तो वो हमारा थोड़े वोट लेकर आता है, देन वहां सत्ता में आ जाता है कॉलिजन के रूप में, यानी कि गठबंधन के रूप में। कभी भी ये पार्टियां अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकती क्योंकि लोग आने नहीं देते, क्योंकि लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती। लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग जरूर होते हैं जो इस तरह का कट्टरपन दिखाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि वो वोट शेयर आपको करता हुआ दिखाई देता है। मेन पर्पस इसका यही रहता है कि भैया ध्रुवीकरण कर दिया जाए वोट का, ताकि जो भी पावर में है उसको फायदा हो जाए या जो अपोजिशन में है उसको फायदा हो जाए। ये चार तरह की पार्टी ओवरऑल दुनिया में हमको देखने को मिलती है। तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनका, रिएक्शनरी पार्टी क्या होती है, कंजर्वेटिव पार्टी क्या होती है, लिबरल और रेडिकल पार्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में सवाल आए, चांसेस तो कम है, अगर आए पॉलिटिकल पार्टी के टाइप एक्सप्लेन करिए। भाई चार पॉइंट्स को आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। एक दो एग्जांपल देते हुए जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। पहले बताओ कि कोई डाउट है मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज में कि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया में कौन सी पार्टी एग्जिस्ट होनी चाहिए? देखो अभी ये तो बनी थी कांग्रेस का एग्जांपल जब हमने लिया इसके अंदर हमारा कि भैया ये रिएक्शनरी पार्टी थी, ब्रिटिश पर्टिकुलर सरकार हमारे यहाँ रूल कर रही थी और वो भारतीय के लिए कुछ बढ़िया काम तो कर नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में ना तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमको खास दिखाई दे रहा था और ना ही उनकी कोई आवाज सुन रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर उनकी आवाज सरकार के कान में पहुंचाने के लिए एक अपोजिशन क्रिएट हुआ, नाम रखा गया कांग्रेस, जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में उस तरह की स्थिति को देखा जाए तो ऑब्वियसली बात उसकी हमको नीड थी। लेकिन जिस चीज की नीड नहीं है आज की तारीख में बात किया जाए वो ये है, लेकिन ये भी एग्जिस्ट करती है। और बात की जाए लिबरल पार्टीज की, तो ये पार्टियों की जो हमारा अलग अलग टाइप बनाई सिर्फ और सिर्फ इनके वर्किंग के तरीके से बना। जैसे कि कांग्रेस बनी तो सिर्फ एक एक्शन की रिएक्शन से बनी, तो हमारे ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसी पसंद नहीं आई, उसके अगेंस्ट देखने को मिली। कंजर्वेटिव पार्टी देखी कि भैया हम समर्थन तो करते हैं राजा महाराजा के पर्टिकुलर काल का, लेकिन आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं, इसलिए डेमोक्रेसी लोग चुनकर लेकर आएंगे, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर पॉलिसी को परंपराओं के अकॉर्डिंग चला रहा है उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो वो पार्टी अगर देखा जाए आज की तारीख में ब्रिटेन में सत्ता में है, वो कंजर्वेटिव पार्टी हमको दिखाई देती है, तो इतनी खराब भी नहीं है जो हमको ऐसा लगता है कि वो 200 साल पुरानी खराब परंपराओं को चालू करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में होना पॉसिबल नहीं। लेकिन हाँ, कई परंपराएं आज भी हमारा रन कर रही है, चाहे वो राजा महाराजा के काल से क्यों ना कंटिन्यू हो। जैसे कि पीएम की जब वहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाती है तो वहाँ का किंग और क्वीन जो रहेगा वही हमारा अपॉइंटमेंट करेगा, जैसे कि आज भी हमको देखने को मिलता है, पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। तो ये पार्ट सेम दिखाई देता है। लिबरल पार्टियां सिर्फ अपनी वर्किंग के तरीके से बनेगी कि भैया आप समय के साथ चीजों को बदलने को तैयार हो कि नहीं। क्या आपको लगता है आज के टाइम पीरियड के अंदर देश के लिए कानून अच्छा है या एक व्यवस्था जो ऑलरेडी चली आ रही है वो बढ़िया है, बाद में उसको चेंज कर देंगे। जैसे कुछ समय पहले स्वीडन के अंदर एक पर्टिकुलर घटना घटी थी। स्वीडन की संसद में एक वहाँ की पार्टी जो बहुमत वाली पार्टी मेजॉरिटी वाला दल है हमारा, वो बेसिकली सत्ता में था, उन्हीं की एक मेंबर मंत्री की पोस्ट पर थी और वो न्यू बॉर्न बेबी के साथ जो है संसद के अंदर आती है। देन अब तक वहाँ की पार्टी संसद में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं कि आप अलग से बेबीज को साथ में लेकर आएंगे एंड रूम के अंदर हमारा रखा जाए और अलग से हमारा केस बना करके कोई केयर सेंटर बनाया, ऐसी व्यवस्था थी नहीं। तो अपने साथ ही लेकर उस चीज को लेकर कुछ लोगों ने विरोध किया। तो सत्ताधारी दल ने दो पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट, उस मंत्री को कहा सर प्लीज आप मैम इसको बाहर लेकर जाएं, क्यों फिलहाल के लिए पॉलिसी नहीं है कि आप लेकर नहीं आ सकते, तो आप अंदर नहीं आइए, आप लेकर जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट और रखा, आने वाले टाइम पीरियड के अंदर जल्दी से जल्दी हम इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हमारे जो पर्टिकुलर इस तरह की न्यू बॉर्न मदर्स हैं, सॉरी न्यू मदर्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज के साथ जो हमारा पॉसिबल नहीं होता घर पर छोटा है, ऐसे स्थिति में हम पॉलिसी को चेंज करने को तैयार। इस तरह की पार्टियां सिर्फ वर्किंग के थ्रू बनती है, ये कोई फिक्स टाइप नहीं है आप इसको इसमें डाल दो। किस तरह से वो काम करती है उसके अकॉर्डिंग हमारा डाला जाएगा। अब पॉसिबल हो सकता है कि बात के लिए हमारा रिएक्शनरी पार्टी जैसे कि कांग्रेस कभी किसी टाइम पर बनी थी 1885 में, आज की तारीख में लिबरल का रोल निभा दे कि हम समय के साथ चीजों को बदलना शुरू कर देंगे, या रूढ़िवादी पार्ट में चलेगा जो पहले चला रहा था। तो आज की तारीख में ये हमको सिर्फ चार पैरामीटर्स याद रखने और जिसका जो वर्किंग नजर आता है उसमें हमको उसको ऐड कर देना। रिएक्शनरी पार्टी का मीनिंग क्या होता है बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शनरी पार्टी प्रतिक्रियावादी दल का मीनिंग है कि सर एक ऐसी कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो किसी न किसी एक घटना के कारण सरकार की पॉलिसी या तो ढंग से नहीं थी, अच्छी नहीं थी, उसके विरोध के अंदर सामने आई। जैसे कि आपकी बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी करप्शन के विरुद्ध सामने आई हमारा, तो वो पर्टिकुलर पार्टी भी रिएक्शन पार्टी का एग्जांपल है हमारा। कांग्रेस बीसी का एग्जांपल थी। जो आप आज की तारीख बीजेपी देखते हो, बीजेपी भी रिएक्शनरी पार्टी का एग्जांपल है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी नहीं थी, पहले जनसंघ हुआ करता था और वो जनसंघ कांग्रेस की कुछ पर्टिकुलर नीतियों से खुश नहीं था, खास करके एक बार विशेष के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसने हमारा एकजुट अपने दो चार हमारे पर्टिकुलर पार्टीज के साथ में कॉलिजन किया, गठबंधन किया, फिर वो जनसंघ हमारा आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीजेपी के रूप में सामने आया। ये भी रिएक्शनरी पार्टी का एग्जांपल है। तो सत्ता में जो दल है उसकी पॉलिसीज अगर आपको पसंद नहीं आ रही या वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसका आप विरोध कर रहे हो और उससे आप उभरे हो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, आप हमेशा किसका एग्जांपल रहोगे, रिएक्शनरी पार्टी की प्रतिक्रियावादी दल की। कोई डाउट किसी को इन सभी में? वापस मैंने रिपीट भी कर दिया, उम्मीद है क्लियर होगा। चले आगे। ओके आशुतोष, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है जिसको कवर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते। ठीक है चलिए, और कोई डाउट? पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट रखिए, बिल्कुल सही। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब ये तो हुआ ब्रॉडर दुनिया में हमको क्या दिखाई देता है कि किस किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी हमको दिखाई देती है। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया, आप गलती ना कर पाए। पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राजनीतिक दल जैसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पॉलिटिकल पार्टी हुआ। और कोई डाउट? और कोई डाउट? पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट रखिए, बिल्कुल सही। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट। चलो अब ये तो हुआ ब्रॉडर दुनिया में हमको क्या दिखाई देता है कि किस किस तरह का पॉलिटिकल पार्टी हमको दिखाई देती है। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया, आप गलती ना कर पाए। पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि राजनीतिक दल जैसी कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या यूं कह दूं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है या अतिरिक्त संवैधानिक संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा गया कि भैया पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज होगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हमने पढ़ा था 324 के अंदर हमारा 148 में कैद के बारे में लिख रखा है, 52 नंबर के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में लिख रखा है हमारा। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो कहता है कि भैया एक पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं रहती है, लेकिन जो व्यवस्था हमने अपनाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में जनता की आवाज के लिए पॉलिटिकल पार्टी मेन है, यानी कि इसके बिना जनता की आवाज नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसी स्थिति में हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर आपको ये व्यवस्था यानी कि आर्टिकल दिखाई देंगे, लेकिन एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है। कोई आर्टिकल में चिपका के देना कि किसी आर्टिकल में लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई संस्था होती है। एक छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती है जो प्रीलिम्स में हमको इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं, हम कर जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, जैसे भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम दिखाई देता है, मेजरली कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टियां हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 3 अलग-अलग ग्रुप बनाए गए पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। हिंदी में कहेंगे राष्ट्र दल, राज्य दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल।
ये नंबर जो लिख रखा है फिलहाल आपको उसको इतना ही याद करना है। जैसे कि नेशनल पार्टी का नंबर लिख रखा है 8, स्टेट लेवल की पार्टी का नंबर है 64 यानी कि 64 और 2360 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी एज़ ऑफ नाउ इलेक्शन कमीशन का डेटा ये कहता है। लेकिन आपके एग्जाम से पहले हो सकता है इसमें चेंजेस आएंगे। क्यों? एग्जाम के आस-पास में अभी थोड़ा मई के अंदर एक बार इलेक्शन होने वाला है कर्नाटक में, तो आप पार्टी अगर इस चुनाव में उतरती है, तो इलेक्शन कमीशन को रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। आप पार्टी ने क्या कर रखा है, फिलहाल के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है नेशनल लेवल की पार्टी के लिए। जैसे हम नेशनल लेवल की पार्टी की सारी कंडीशंस को पूरा करता है, कौन-कौन सी कंडीशन भी पढ़ेंगे हमारा, लेकिन इसने भी अप्लाई कर रखा है। फिलहाल के लिए 2 राज्यों में 2 बार जगह पे हमारा ऑलरेडी पावर में है, जैसे कि दिल्ली और पंजाब के अंदर। गुजरात के अंदर भी इसको ठीक वोट मिले, 5 सीटें भी मिली। गोवा के अंदर भी इसको वोट भी ठीक मिले, ठीक-ठीक सीटें भी मिल गई हमारा। ऐसी स्थिति में 4 राज्यों में इसका रिकॉग्निशन है और वो सारी कंडीशन पूरी करती है जो राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए कोई नोटिफिकेशन ऐसा इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, इसलिए इस नंबर को हमने 9 नहीं लिखा है, 8 ही लिखा है। एक और पार्टी है सेम इस तरह का दावा जो करती है हमारा, वो है तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी। इसने भी क्या कर रखा है, सेम अपील कर रखी है, सेम एप्लीकेशन लिख रखी है कि हमको भी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। अगर आपके एग्जाम से पहले से कोई न्यूज़ आ जाती है कि आपको या टीडीपी को, दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही हमारा नेशनल पार्टी का दर्जा या स्टेटस इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, तो इस नंबर को चेंज कर देना। अदरवाइज़ फिलहाल के लिए 8 ही याद रखनी है कि 8 नेशनल की पार्टी 2 लाइन में है। अब एग्जाम से पहले अगर ये चीज़ हो जाए तो ठीक, तो फिर नहीं तो आपको 8 ही रखनी है। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। अब आगे, जैसे नेशनल लेवल की पार्टी कौन सी होगी, स्टेट लेवल की पार्टी कौन सी होगी, ये कैसे डिसाइड होता है? तो पहले बात करते हैं हमारा कि किसी पार्टी को स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा, राज्य की पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है। कंडीशन याद रखिएगा, इन दोनों कंडीशन का एक साथ पूरा होना कंपल्सरी है। अगर ये पूरी हो रही है, ये पूरी नहीं हो रही है, तो वो स्टेट लेवल की पार्टी नहीं कहलाएगी। ये पूरी हो रही है, ये पूरी नहीं हो रही है, तो स्टेट लेवल की पार्टी नहीं कहलाएगी। कंडीशन हमारा बोथ पूरी होनी कंपल्सरी है एक साथ। अब ये क्या कहता है, ये समझ लेते हैं। ये कहता है इफ it wins at least 6% of valid votes polled in a general election had either to the Lok Sabha and Assembly election of the state। ये कहता है कि मान लो लोकसभा के चुनाव हुए या फिर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव हुए, तो फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं या राज्यसभा के हो रहे हैं, सॉरी विधानसभा के हो रहे हैं। ओवरऑल जितने टोटल वैलिड वोट्स होंगे, जितने भी कुल हमारे वैलिड वोट्स होंगे यानी कि वैध मत जो होंगे, उनका आपको कम से कम 6% वोट आपको चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 6% वोट चाहिए। अगर 6% वोट मिल जाता है आपको, हैड ईदर टू द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट। ये कहता है कि मान लो लोकसभा के चुनाव हुए या फिर हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के चुनाव हुए, तो फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं या राज्यसभा के हो रहे हैं, सॉरी विधानसभा के हो रहे हैं। ओवरऑल जितने टोटल वैलिड वोट्स होंगे, जितने भी कुल हमारे वैलिड वोट्स होंगे यानी कि वैध मत जो होंगे, उनका आपको कम से कम 6% वोट आपको चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 6% वोट चाहिए। अगर 6% वोट मिल जाता है आपको, चाहे लोकसभा के चुनाव में हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो, तो आप कंडीशन नंबर 1 को क्लियर कर जाते हैं, फिर आपको दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया कि आपको ये 6% वोट ही नहीं मिल पाए हमारा उस राज्य के अंदर जहां आपने चुनाव लड़ा, तो ऐसी स्थिति के अंदर दूसरी कंडीशन आपके लिए मायने नहीं रखती, क्योंकि पहले 6% वोट मिलना कंपल्सरी है। कोई डाउट पहले इस पॉइंट में, चाहे चुनाव लोकसभा का लड़ो, चाहे विधानसभा का लड़ो, दोनों के अंदर आप जब हमारा चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों में से किसी एक में जो कुल वोट पड़ेंगे वैलिड वोट्स, उसमें हमारा 6% वोट मिलना चाहिए। लेकिन इससे काम नहीं बनेगा। एक चीज और चाहिए, ऑल्सो विन एटलीस्ट 1 सीट इन लोकसभा और 2 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जब आप चुनाव लड़ोगे लोकसभा के अंदर और 6% वोट लेकर आ गए होगा लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 1 सीट लोकसभा की जीतनी पड़ेगी। अगर मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, लोकसभा की 1 सीट वाला, तो विधानसभा के अंदर जहां भी आपने चुनाव लड़ा, कम से कम आपको 2 सीट जीतनी पड़ेगी। इन दो में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी कंपल्सरी है इन 6% वोट के साथ। लोकसभा के अंदर चुनाव लड़े तो 6% वोट और लोकसभा के अंदर 1 सीट, विधानसभा के अंदर चुनाव लड़े तो 6% वोट और उसी विधानसभा के अंदर एटलीस्ट 2 सीट। ये अगर आपको मिल जाता है, तो आप स्टेट लेवल की पार्टी बनने के हकदार होंगे, इलेक्शन कमीशन आपको मान्यता देगी। इसमें कोई डाउट है किसी को, किसी पॉइंट में? तो प्लीज पूछ लीजिएगा। वापस रिपीट कर देता हूँ। स्टेट लेवल की पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी अगर किसी को बनाया जाए, या रीजनल भी कह लो, एक ही पॉइंट है, रीजनल क्षेत्रीय भी कह लो, एक ही पॉइंट का पार्ट है। कि सर अगर कोई व्यक्ति हमारा लोकसभा के चुनाव लड़ता है या विधानसभा में किसी राज्य के हमारा चुनाव लड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं सत्ता में आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जितने वोट पड़े हैं उसमें से वैलिड कितने हैं, वैध मत कितने हैं? वैध मतों का 6% चाहिए, टोटल वोट्स का 6% नहीं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि भैया आप क्या चीज याद कर रहे हो, टोटल वैलिड वोट याद कर रहे हो, टोटल वोट याद कर रहे हो। टोटल वोट का मतलब होता है कितने वोट पड़े, उसमें से वैलिड वोट्स का मतलब होता है कितने खारिज हो गए, उसके बाद बचे हुए पड़े पार्ट। तो टोटल अगर एग्जाम में लिखा आ जाए सेम टू सेम, तो 2 लाइन लिख रखी है, ये भी लाइन ऐसे लिखी जाए, ये भी लाइन ऐसे लिखी जाए, सिर्फ एक चीज को बदल दे। क्या? ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वैलिड यानी कि वैध, ये हटा दे, इमेजिन करो, और सिर्फ ये लिखिए टोटल वोट्स जितने पड़े हैं उसका 6%, लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में 2 सीट। कुछ बताओ सही कौन सा गलत कौन सा, कौन सा क्या रहेगा? ये 2 सवाल है, ये 2 लाइन लिख रखी है, ये वर्ड हटा दिए गए हैं, इसकी जगह टोटल लिख दिया गया, पूरे लिख दिया गया, तो सही कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि ये वाला पार्ट सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल वोट अलग है, उसका मीनिंग अलग है, और वैलिड वोट्स का मीनिंग अलग है। वैलिड वोट का मतलब होता है जो वोट खारिज कर दिए गए हैं हमारा, उसके बाद जो बच गए हैं वो वैलिड वोट्स है। इसलिए थोड़ा वर्ड्स को ध्यान से पढ़िएगा। इससे जब भी सवाल आया पॉलिटिकल पार्टी से हमारा प्रीलिम्स के अंदर, तो मेजर जो सवाल आता है हमारा वो स्टेटमेंट वाला सवाल आता है। बहुत कम बार चांसेस है कि एबीसीडी बना करके सवाल पूछ लिया जाए। अगर वो एबीसीडी बना करके पूछेगा, तो जो हमारी नंबर हमने देखा 8 पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की है, उसमें ज़्यादा आने के चांसेस है अगर वो पूछे तो। लेकिन ऐसे सवाल इजी से नहीं आते, इसलिए कंडीशन याद होनी कंपल्सरी है। या हो सकता है एबीसीडी में किसी एक कंडीशन को लिख दिया जाए, ऐसे भी सवाल आने की संभावना है। तो ये चीज याद रखनी है, टोटल वेट वोट्स का 6% हमको चाहिए। अब आगे, तो भैया ये चीज मान लो आपकी मिल गई, 6% वोट मिल गए, लोकसभा में 1 सीट भी मिल गई, या फिर विधानसभा में 2 सीट मिल गई, दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल, तो आप स्टेट लेवल की पार्टी कहलाओगे। लेकिन मान लो ये नहीं हुआ, तो दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई, या एक कंडीशन पूरी होगी दूसरी नहीं हुई, या दूसरी होगी पहली नहीं हुई, फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में तो क्या आप स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बन सकते? बन सकते हो। एक और कंडीशन है, वो क्या है? इफ इट विन एटलीस्ट 3%, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इफ इट विन एटलीस्ट 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। एक पर्टिकुलर राज्य की विधानसभा की जो कुल सीटों में कम से कम 3% सीट अगर जीत जाती है, परसेंट ऑफ मिल गई, या फिर विधानसभा में 2 सीट मिल गई, दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल, तो आप स्टेट लेवल की पार्टी कहलाओगे। लेकिन मान लो ये नहीं हुआ, तो दोनों में से एक भी पूरी नहीं हुई, या एक कंडीशन पूरी होगी दूसरी नहीं हुई, या दूसरी होगी पहली नहीं हुई, फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में तो क्या आप स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बन सकते? बन सकते हो। एक और कंडीशन है, वो क्या है? If it win at least 3%, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, if it win at least 3% of total number of seat in a legislative assembly of a state, एक पर्टिकुलर राज्य की विधानसभा की जो कुल सीटों में कम से कम 3% सीट अगर जीत जाती है, तो या फिर और 3 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली व्हिचएवर इज हायर, या फिर विधानसभा की अंदर 3 सीटें जो भी अधिक ऊंची जाती है। क्या मीनिंग समझ में नहीं आया? 3% और 3, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। यूपी के अंदर हमारा टोटल जो सीट है वो कितनी है? यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है एट प्रेजेंट टाइम पे? 403, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब 403 सीटें हैं। अब ये कंडीशन नंबर 1 ये कहता है कि आपको टोटल सीट का, जितनी भी टोटल सीट है उसका 3% चाहिए अगर आपको स्टेट लेवल की पार्टी बनना है तो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको टोटल सीट जो जीतनी है
ओवरऑल सीट में से वो 3 सीटें जीतनी है ओनली। अब दोनों में से जो भी ज़्यादा नंबर होगा 3% ज़्यादा हो तो 3%, 3 नंबर ज़्यादा हो तो 3 सीटें। दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतनी सीटें जीतनी है। अब यूपी के केस में अगर आइडिया लगाओ आप हमारा तो 403 सीटें हैं। उसका अगर आप हमारा 3% निकालते हो तो 12 के आस-पास कुछ नंबर आता है। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि भाई 12 बड़ा होता है 3 सीटों से। तो यूपी के केस में अगर किसी को स्टेट लेवल की पार्टी बनना है तो कम से कम कितनी सीटें जीतनी पड़ेगी? 12 सीटें। 12 से कम नहीं हो सकता क्योंकि दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं होती 3 सीटें जीतने वाली। लेकिन अगर यही मैं गोवा के अंदर चला जाऊँ 40 सीटें ओवरऑल हमारा। अब इस 40 का दो कंडीशन वही वाला पार्ट हमारा, या तो 3% सीटें जीत जाओ या फिर 3 सीटें जीत जाओ। तो 40 का 3% कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 सीट लगभग-लगभग। तो ऑब्वियसली बात है, वो एक तो हमको नंबर ज़्यादा कम नज़र आएगा कि 1 सीट जीतो और 3 सीट जीतो, फ़र्क है। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों ही पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आपने अगर गोवा में स्टेट लेवल की पार्टी बनना है, तो वहाँ कितनी सीटें जीतनी पड़ेगी? 3 सीटें। क्यों? क्योंकि सर 3% जो टोटल सीटों का हमने निकाला, वो नंबर हमको कम नज़र आ रहा है 3 से। इसी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, जो सीटें जीतनी पड़ेगी, वो 1 से ज़्यादा जीतनी पड़ेगी, 3 सीटें जीतनी पड़ेगी। यही पॉइंट यहाँ पर कह रखा है कि सर आप जिस भी राज्य में चुनाव लड़ रहे हो, वहाँ की स्टेट लेवल की पार्टी आप बन सकते हो। अगर आपको कुल सीटों का 3% वोट मिल जाए, सीट मिल जाए ओवरऑल, या फिर 3 सीटें मिल जाए, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा, वो मायने यहाँ पर हमारा रखेगा। तो अब इसी सेम कंडीशन को या तो वो हूबहू पूछ लेगा या फिर एग्जाम के अंदर हमारा वो एक हमारा एग्जाम्पल देगा और आपके राज्य के संबंध में बना के पूछ सकता है, जैसे मैंने यूपी के केस के अंदर कहा। तो बिहार में मान लो सवाल आ जाए कि बिहार के अंदर स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए न्यूनतम सीटों की संख्या किसी पार्टी के लिए क्या रहेगी, तो आंसर क्या करोगे? कंडीशन वही याद रखनी है, 3% या 3 सीटें। बिहार के अंदर मैं बता देता हूँ 243 सीटें हैं एट प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई करोगे, 3 सीटें या फिर 3% सीटें? एक पॉलिटिकल पार्टी को तुम्हारा बिहार में स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए कंडीशन कौन सी रहेगी? तो निकाल के देखो 3% कितना होता है, तो 3% होता है 7 के अराउंड, ये 7 सीटें। तो ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है सर 7 ज़्यादा होता है 3 से, तो 7 सीटें चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना? कि बिहार हो, यूपी हो, कल को अगर राजस्थान का एग्जाम दो, कहीं और हमारा कहीं और एग्जाम दो आप, ये नंबर आपको याद होने चाहिए कि जिस राज्य के अंदर हम एग्जाम देने वाले हैं, उसमें टोटल सीट का 3% कितना होता है। यूपी के अंदर एक एग्जाम हुआ था थोड़े समय पहले, शायद लास्ट टू लास्ट एसएससी का, यूपी वो ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है। उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था, जबकि उसने 3% दिया ही नहीं। उसने 3% को नंबर में कन्वर्ट कर दिया यूपी की कुल सीटों से और 12 लिख दिया। और सेम सवाल पूछा कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम था, यूपी के अंदर स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 भी ऑप्शन में था, 3 भी ऑप्शन में था। और शुरू में याद करके गया सिर्फ 3% और 3 दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। इसीलिए वो जहाँ-जहाँ परसेंटेज आएँगे, जहाँ-जहाँ पे आपकी वो फ्रैक्शंस भिन्न आएँगी, उन सबको आपको नंबर से भी याद करना होगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो 3% सीटें ज़्यादा हो, 3% सीटें चाहिए, 3 सीटें ज़्यादा हो तो 3 सीटें चाहिए होंगी। दोनों में से एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और आप क्या बन सकते हैं, हमारा स्टेट लेवल की पार्टी बन सकते हैं। क्लियर? अब सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करना, मर्जी आए जैसे राज्य के अंदर अप्लाई कर लो, सिंपल रहेगा। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये तो सिंपल सा पार्ट है ना, जैसे कि हमें सिखाया बचपन में, भैया 403 सीटें हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो, जैसे कि 3% कहाँ डिवाइडेड बाय 100 कर दो बस। तो सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे, ये भाग दोगे आप हमारा, तो 4.03 समथिंग कुछ नंबर आ जाएगा और 3 से गुणा कर दो, 12 समथिंग आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट रहेगा हमारा, 3% का पार्ट 2 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा, इसको कन्वर्ट कर दो, पता चल जाएगा। तो तुम नोट्स में कहीं साइड में बना के लिख लो, यूपी बिहार जो भी आप एग्जाम देने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आराम से हो जाएगा। वापस बता दिए पॉइंट, बिल्कुल बता दिए। तो परसेंटेज वापस बताओ या ये पॉइंट वापस बताओ जो अभी हमने समझा? पॉइंट बताना, हाँ, बिल्कुल सही कहा। सर ये जो हमारा पार्ट है ओवरऑल कि किसी भी लेवल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्टेट लेवल की पार्टी बनना है और वो पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, जहाँ 6% वोट और कुछ सीटें चाहिए थी, तो फिर दूसरा कंडीशन कौन सा है? दूसरा कंडीशन है कि आप सिर्फ उसी राज्य के चुनाव लड़ो, अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकसभा के चुनाव लड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, टोटल वोट में कितने परसेंट मिलेंगे आपको वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सीटें जीतनी है। कितनी? कुल सीटों का 3% या कुल सीटों का 3, दोनों में से जो भी नंबर ज़्यादा आता है विधानसभा की सीटों में से वो आपको, विधानसभा की सीटों में जैसे 3% अगर बड़ा नंबर हो 3 से, तो वो सीटें जीतनी पड़ेगी। अगर छोटा नंबर निकल जाए तो कम से कम 3 सीटें जीतनी पड़ेगी। जैसे गोवा के केस में 3% का मतलब 1 सीट हो गया, तो ये तो छोटा नंबर हो गया, इसलिए 3 सीटें चाहिए। यूपी के केस में बात कर लिया जाए हमारा, तो 3% बड़ा नंबर हो गया, 12 है इसीलिए, क्योंकि 3 हमारा छोटा नंबर निकल के आता है। ये वाला पार्टिकुलर सिनेरियो, विदाउट किसी को स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए तो दो कंडीशन याद रखिए, पहला तो सीट्स के अकॉर्डिंग और दूसरा वोट और सीट के अकॉर्डिंग। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डाउट एक है हमारा, देख लेते हैं। पॉलिटिकल और नेशनल पार्टी में दोनों डिफरेंट हुए। पॉलिटिकल पार्टी तो एक ही है, उसका हमारा बंटवारा कर रहा है कि आप नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज रहोगे कि स्टेट लेवल की पार्टी कहलाओगे। अगर आप अलग-अलग राज्यों में चुनाव जीत गए, जैसे कि आपने 4 राज्यों में चुनाव जीता, हमारा 2 में तो सरकार है, उसके बाकी के अंदर उसका हमारा चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट मिला, तो उसको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दे दिया। जो ऐसा नहीं कर पाया, उसको सिर्फ स्टेट की ही दर्जा दिया कि भैया आप बाकी के राज्यों में तो वोट दे ही नहीं रहा है, नाम मात्र के वोट नहीं मिल रहा है आपको हमारा, लेकिन आप स्टेट में अच्छे खासे वोट लेकर आ गए हो, ऐसी स्थिति में आप स्टेट लेवल की पार्टी कहलाओगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का दर्जा उसकी इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन के थ्रू दिया जाता है। तो कैसे पता चलेगा स्टेट लेवल की पार्टी कौन सी रहेगी? ये वाली कंडीशन जो भी हमने पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। चलिए आगे, अब नेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। जैसे नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए क्या कंडीशन थी? तो सबसे पहला पॉइंट, वंस अगेन दोनों एक साथ पूरी कंपल्सरी है कि सर आप पहले तो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ोगे, चाहे लोकसभा के लड़ो या फिर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के लड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ो या ज़्यादा लड़ो तो आपकी चॉइस है, इससे कम नहीं हो सकता। पहले वाले में ऐसा कंडीशन कहीं नहीं था कि भैया आपको सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी बनना है तो उसी राज्य के अंदर लोकसभा के चुनाव लड़ो या उसी राज्य के अंदर विधानसभा के चुनाव लड़ो, बाकी राज्यों से कोई मीनिंग नहीं था हमारा। अभी वाले पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या है हमारा कि सर आपको पहले तो चुनाव लोकसभा के लड़ने हैं या फिर विधानसभा के लड़ने हैं, कम से कम 4 राज्यों के अंदर लड़ो। अब आगे क्या कहता है कि जब आप इस तरह के चुनाव लड़ोगे लोकसभा के या फिर विधानसभा के हमारा, तो आपको ओवरऑल कम से कम बन सके 6% वोट चाहिए उन चुनाव में। आप जब ये चुनाव लड़ोगे तो आपको 6% वोट चाहिए। अब ये 6% वोट कैसे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मान लो ए नाम का राज्य है, इसके अंदर 6% चाहिए, बी नाम का राज्य है, इसके अंदर भी 6% चाहिए, सी नाम का राज्य है, इसके अंदर भी 6% चाहिए और डी नाम का राज्य है, इसमें भी 6% चाहिए। ऐसे 6% चाहिए या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सब में मिलाकर के 6% चाहिए। यानी कि अलग-अलग सभी राज्यों में 6% का पार्ट चाहिए या फिर हमारा सभी राज्यों में चुनाव लड़ा और ओवरऑल 6% वोट वोट का ये वाला परसेंटेज। तो याद रखिएगा कंडीशन नंबर 1 सही है। यानी कि हर राज्य में जहाँ भी आप चुनाव लड़ोगे कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है हमारा कि आप मान लो ओनली विधानसभा के चुनाव लड़े और आप नेशनल लेवल की पार्टी बनना चाहते हो हमारा, तो आप कम से कम हमारा 4 अलग-अलग राज्यों में ज़्यादा हो तो ज़्यादा कम से कम 4 अलग राज्यों में आपको 6% वोट मिलने चाहिए। जो अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है और कोई ये कह दे कि नहीं सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सबको मिला करके 6% है, वो कंडीशन गलत है। सब में इंडिविजुअल चाहिए। तो हम कहेंगे ईच स्टेट में 6% वोट चाहिए। प्रत्येक राज्य में आपको कितना चाहिए हमारा 6% वोट चाहिए। अब ये तो हुआ विधानसभा के केस के अंदर पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट अगर ये पूरी होती है तो आल्सो विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा फ्रॉम वन और मोर स्टेट। इंपॉर्टेंट है। जब ये हो जाए तो कम से कम आपको जो टोटल सीट जीतनी है वो ओनली लोकसभा के चुनाव के अंदर जीतनी है। विधानसभा के चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के चुनाव लड़ोगे वहाँ सीटें जीतोगे कितनी? एटलीस्ट 4 सीटें। अब ये जो 4 सीटें आपने जीती है, ये आप सभी राज्यों को मिला करके जीतो
जैसे ए से भी, बी से भी, सी से भी और डी से भी, ऐसा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से करो या ओनली ए में जीतो, फर्क नहीं पड़ता। आपको ओवरऑल कुल मिलाकर के क्या करना है, इसका जो टोटल सीटें लेकर आनी है वो 4 लेकर आनी है। जैसे कि आपने ए में 2 सीटें जीत ली, इमेजिन, बी में 1 भी नहीं जीती, सी में 1 जीत ली, डी में 1 जीत ली, वो भी 4, ये चलेगा। वहीं वापस अगर बात कर लिया जाए तो मान लो ऐसा हो गया कि ए में 4 सीटें आ गई, बाकी में 0 0 0 हो गए, तो भी हो गई 4 हमारा, वो चलेगा। ये कंडीशन सीट के मामले में कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि एक राज्य या एक से ज़्यादा आपने चुनाव लड़े हमारे 4 राज्य में एटलीस्ट, सबको मिलाकर के 4 सीटें आनी चाहिए। लेकिन जब वो परसेंटेज की बात करता है तो ईच स्टेट में बात करता है, हर राज्य के अंदर बात करता है कि आपको कम से कम हर राज्य के अंदर 6% वोट चाहिएगा और उसके बाद आपको सीट भी चाहिए। वो कुल मिलाकर के जितने राज्यों में आपने चुनाव लड़ा है, जिसका मिनिमम नंबर 4 है, अगर आपकी मर्जी राज्य से लड़ो, 4 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 सीटें तो जितनी जीतनी पड़ेगी। कोई डाउट है इस पॉइंट में तो प्लीज़ पूछ लीजिए। वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला पार्ट नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए क्या कहता है? ये कहता है कि देखो सर, पहले तो आपको कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर नेशनल लेवल की पार्टी बनना है तो अब 4 राज्यों के चुनाव लोकसभा के लड़ो या ओनली विधानसभा के लड़ो, मर्जी आपकी है, लेकिन कम से कम 4 राज्यों के चुनाव लड़ने पड़ेंगे। उसके बाद उन हर राज्य में जहाँ-जहाँ आपने चुनाव लड़ा है, उन हर राज्य के अंदर आपको 6% वोट मिलने चाहिए। कुल मिलाकर के नहीं, हर राज्य में अलग-अलग होगा। जब ये हर राज्य में आप हमारा वो 6% वोट जीत जाओगे, उसके साथ-साथ आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब वो एक राज्य में लड़ो कि 1 सेकंड वही 4 राज्यों में लड़ो, मर्जी आपकी है। कम से कम 4 सीटें चाहिए होंगी ओवरऑल मिलाकर के। जब ये चीज़ हो जाएगी, दोनों एक साथ हमारा, तो आप नेशनल लेवल की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर का हमारा पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। अदरवाइज़ ये नहीं होगी तो नहीं पॉसिबल हो सकता। मान लो ये हो जाए, ये नहीं हो पाए, रिवर्स हमारा बात कर लिया जाए कि सर ये वाली कंडीशन पूरी कर दी, ये नहीं हो पाई, तो पॉसिबल नहीं। कोई डाउट किसी को भी? कोई भी पॉइंट में इस कंडीशन में, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 4 राज्यों में अलग-अलग, 4 राज्यों में अलग-अलग आपको 6% वोट लेकर आना है। टोटल सीट का नहीं, टोटल वोट्स का, वैलिड वोट्स, वैध मतों का। वैध मतों का 6%, ए में जितने वोट पड़े उसका 6%, बी में जितने वोट पड़े उसका 6%, सी में जितने वोट पड़े उसका 6%, डी में जितने वोट पड़े उसका 6%, मिला करके नहीं। क्लियर? और ओवरऑल सीट कितनी चाहिए? कम से कम 4 सीटें चाहिए, तब पॉसिबल हो पाएगा। नंबर कम नहीं है। ये कह रहा है कि आप कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ोगे। ज़्यादा लड़ो, फ़र्क नहीं पड़ता, भले 28 के 28 राज्यों में चुनाव लड़ो, लेकिन नेशनल लेवल की पार्टी रिकॉग्नाइज़ होने के लिए कम से कम आपके पास 4 राज्यों के अंदर 6% का वोट होना चाहिए। अगर आप मान लो 10 राज्यों में चुनाव लड़े, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं मिल पाया, आपको 6 राज्यों में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाया कि 6% से ज़्यादा वोट मिले, कम ही वोट मिले, लेकिन 4 में मिल गए हो, तो भी रिकॉग्नाइज़ होगी। तो मिनिमम मिनिमम नंबर लिखा गया कि कितने पर्टिकुलर राज्यों में आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, यानी कितने राज्यों के अंदर आपको 6% वोट डालने पड़ेंगे। क्लियर? ये पॉइंट हमारा लिखा गया। मान लो ऐसा हो जाए कि भई आप हमारा जो है ये 6% वोट लेके नहीं आ पाए, 4 सीटें तो आपको मिल गई, लेकिन 6% वोट लेकर नहीं लेकर आ पाए किसी भी राज्य के अंदर हमारा, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं बन सकते आप। दोनों एक साथ होनी चाहिए। मान लो ये 6% की कंडीशन को पूरा कर जाते हो, मान लो ये कंडीशन पूरी कर जाते हो हमारा, लेकिन ये 4 सीटें नहीं जीत पाते हमारा ओनली लोकसभा की, तो फिर भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। दोनों एक साथ हमारी क्या होगी, पूरी होनी कंपल्सरी है। क्लियर शिवानी सभी को? लोकसभा प्लस राज्यसभा, विधानसभा दोनों में फाइट करना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो आपको लगता है कि लोकसभा के अंदर अगर हम चुनाव लड़ने जाएँगे, इमेजिन, तो हमको 6% वोट नहीं मिलेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप विधानसभा के चुनाव लड़ोगे और ऐसी स्थिति के अंदर आपको 6% वोट मिलने की संभावना ज़्यादा है। नेशनल लेवल के अंदर बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर तो लोग ज़्यादा वोट करते हैं, ऐसी स्थिति में चांसेस कम है कि पूरे टोटल वोट्स के अंदर हमारा जो है 6% मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीटें आपको लोकसभा का चुनाव लड़के कम से कम 4 जीतनी पड़ेगी, विधानसभा के चुनाव की सीटें काउंट नहीं होंगी। क्लियर? नो डाउट? वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जो कि नेशनल लेवल के ऊपर हमारा 6% वोट लेकर आ पाए। आप सोच के देखो, आज की तारीख तक बात करें तो हमारा सिर्फ 8 ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि इस क्राइटेरिया को पूरी करती है, 6% पॉलिटिकल वोट और 4 सीटें। क्योंकि लोकसभा की वो सीटें जीतना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस का नंबर भी वर्तमान में देखोगे तो 51 सीटें उसको मिली है हमारा, जबकि वो सभी राज्यों में चुनाव लड़ी थी। तो ये नंबर कम हमको ऑटोमेटिकली दिखाई देता है, कम सिर्फ 4 संख्या से लग रहा है, 4 तो बहुत कम है हमारा। समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिली थी जब वो लोकसभा के चुनाव लड़ी थी हमारा 4 सीटें। इसलिए वो हमारे नेशनल लेवल की पार्टी के लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होती। जबकि बीएसपी काउंट होती है क्योंकि वो मल्टीपल राज्यों के अंदर प्रेजेंट है हमारा। राजस्थान के अंदर भी उसके पास वो सीटें हमको दिखाई देती है। क्लियर? हाँ, राज्य के अंदर चुनाव अगर आप जीतते हैं हमारा, तो आपको कम से कम 4 सीटें जीतनी पड़ेगी। राज्य के अंदर कितनी सीटें जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? लोकसभा में 6% वोट और 4 सीटें, या फिर विधानसभा के अंदर 6% वोट और लोकसभा की 4 सीटें। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप पूरी करेंगे। चलिए आगे, कोई डाउट किसी को? किसी भी पॉइंट में? हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। लोकसभा अनिवार्य है। चलिए आगे। अब मान लो ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, सर ये तो बहुत टफ है। तो फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा ये तरीका है, आसान वाला। इफ इट विन एट लीस्ट 2% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम 3 और मोर स्टेट। जैसे आप कुछ मत करो, 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ लो, और कम से कम 3, ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है जितने करो, 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ लो, और ओवरऑल जो लोकसभा की टोटल सीट्स है, कितनी है? कितनी है? 543, बिल्कुल सही कहा। 543 के साथ 543 सीट हमको एट दिखाई देती है। उन 543 का आपको सिर्फ और सिर्फ 2% वोट जीतना है। कुल मिलाकर के जितने भी राज्यों में आपने हमारा चुनाव लड़ा है, कम से कम 3, ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है जितना। यानी कि इसका हमारा 2%। अगर ये मिल जाता है आपको 2% पर्टिकुलर वोट, तो दैट्स वेरी नाइस थिंग, आप नेशनल लेवल की पार्टी कहलाएंगे। अगर ये नहीं पॉसिबल हो पाता हमारा, तो नहीं कहलाएंगे। 2% वोट का मतलब होता है 11 के आसपास सीटें। इतनी सीटें हमको चाहिए। तो अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी 3 या 3 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ती है और कुल लोकसभा की सीटों का 11 सीटें या 2% दोनों एक ही है हमारा, जीत जाती है, तो वो हमारा नेशनल लेवल की पार्टी कहलाएगी। एट प्रेजेंट 8 पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो कि हमारी रिकॉग्नाइज्ड है किस रूप में? नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। तो कोई डाउट इस पॉइंट में? पहले तो और 8 के नाम लिख लो। 2 तो याद ही आपको, बीजेपी और कांग्रेस, ये तो सदाबहार वाली पार्टी है हमारा। कुछ और के भी हमारा नाम लिख लो। एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये भी हमारी इसी तरह की पार्टी है। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। देन हमको देखने को मिलती है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी, वो हमको इसी तरह की पार्टी है। देन सीपीआई-एम, इसी का अलग हुआ एक पर्टिकुलर पार्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट जिसको हम कहते हैं, इसी तरह की पर्टिकुलर पार्टी में जाती है। एनसीपी, महाराष्ट्र के अंदर जो है गठबंधन में थी, वो पर्टिकुलर पार्टी, और एक नाम और जोड़ दो, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। लास्ट बार एग्जाम के अंदर जो सवाल आया था एबीसीडी देख करके और पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सी पर्टिकुलर पार्टी नेशनल की पार्टी, तो ऑप्शन में ये हुआ करता था। क्यों? 2019 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद में इस पार्टी को ऐड किया गया था हमारा नेशनल लेवल की पार्टी के अंदर। नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है, और नॉर्थ ईस्ट के इतिहास से अब तक के लोकतंत्र में जितने भी चुनाव हुए हमारे, विधानसभा के मान लो या फिर लोकसभा के मान लो, पहली ऐसी पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है और नेशनल लेवल की पार्टी है। वो कौन सी कंडीशन को पूरी करती है? वो इस वाली कंडीशन को हमारा पूरी करती है। 2019 में उसने पूरी कर दी थी, इसलिए ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ इनमें से कौन सी पार्टी हमारी नेशनल की पार्टी नहीं है। तो ये 8 नाम याद रखना है जो हमारे उसी साल के, यानी कि 2020-19 के जो चुनाव हुए थे हमारे, उसी साल के जो छोटे-छोटे एग्जाम्स हुए थे, वहाँ ये भी पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ नेशनल की पार्टी कितनी है, तो 8 की पार्टी ये है। एकमात्र ऐसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो कि नेशनल लेवल की पार्टी है असम से, वो ये है। अब फिर से चर्चा में ये टॉपिक हमारा क्यों? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया, आप, आम आदमी पार्टी और टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने अप्लाई कर रखा है।
तो एग्जाम से पहले अगर मान लो इनमें से किसी को भी मान्यता मिल जाए तो लिस्ट में ऐड कर देना। और चर्चाओं में क्योंकि ये है दोनों, खास करके आप तेलुगु देशम पार्टी को लेकर के जितना विवाद नहीं हुआ, लेकिन गुजरात चुनाव के बारे में लेकर के आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई कि हम नेशनल की पार्टी बनने जा रहे हैं। तो एग्जाम में ये दोनों कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी कि सर जी ये जो पर्टिकुलर पार्टी हमारा ये किस तरह से नेशनल की पार्टी बनेगी या कैसे बनती है, तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको। ये दोनों एक साथ और ये पॉसिबल नहीं हो पाया हमारी, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2% सीटें जीतनी पड़ेगी। कितने राज्यों में चुनाव जीत करके? 3 या 3 से राज्यों में चुनाव जीत करके। हाँ, आरजेडी नहीं है, आरजेडी बिहार तक की लिमिटेड हमको दिखाई देती है, इसलिए बाहर नहीं है, तो ओनली राज्य का मीनिंग नहीं देखने को मिलता है हमारा। फिर और ये रिव्यू भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो परमानेंटली रखोगे। जैसे 2019 के चुनाव हुए, उसमें आप आगे, मान लो आगे 2024 के चुनाव होने वाले हैं, उसमें आपको कम मिल जाती है सीटें, तो फिर आप इससे बाहर भी हो जाओगे। यही वो रीजन है कि नंबर कम जगह होता रहता है। फिलहाल के लिए हमारा 8 है। क्लियर? विदाउट आरजेडी की लिस्ट में। ओके, क्लास डिस्कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, मैं चेक करवा देता हूं, डोंट वरी। नीतीश कुमार पीएम का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, पीएम का चुनाव लड़ने के लिए कंडीशन नहीं है ये। अगर उनको हमारा पीएम का कैंडिडेट बनना है तो वो बन सकते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है कि भाई पहले आपको नेशनल लेवल की पार्टी बनना है, स्टेट लेवल की पार्टी बनना है, ऐसे आप बन सकते हो। हमारा पीएम बनने के लिए कोई नेशनल लेवल की पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी का कोई लेना नहीं है। वो तो जब आप लोकसभा के चुनाव जीतोगे, फिर एक पर्टिकुलर पार्टी आएगी हमारी जो कि सत्ता में बैठेगी। अब चाहे एक ही पार्टी आए या फिर वो हमारा कोalition होकर गठबंधन होकर, उसका जो भी नेता रहेगा वो बनेगा। हमने पढ़ा है पीएम कैसे बनता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। नेशनल लेवल की पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी बनाया जा सकता है अगर आपको फेस रख करके बनाया जाए। पीएम से कोई लेना नहीं है। हाँ, चेक करवा लेते हैं, अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो हम एक बार बिल्कुल चेक करवा लेंगे। तो इस कंडीशन में कोई डाउट है किसी को? फिलहाल के लिए तो नहीं हुई है हुकूमत, लेकिन हो सकती है। हाँ, 2019 में चांसेस थे कांग्रेस के बाहर होने के, क्योंकि वो बिल्कुल एज पर थी, लेकिन कुछ आते चुनाव हमारा जीती थी तो बच गई। चलिए आगे। ओके, अब ये तो हुआ पॉलिटिकल पार्टीज कितने तरह की होती है और कैसे-कैसे बनती है, जो नॉर्मली हमको सवाल देखने को मिलता है प्रीलिम्स में। इससे ज़्यादा प्रीलिम्स में कोई खास सवाल आता नहीं है। मेंस का एक टॉपिक जरूर हमको देखने को मिलता है, जहाँ चांसेस हैं कि सवाल बनने की संभावना है। प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर सवाल आया है, लेकिन बहुत ही टू द पॉइंट सवाल आया और आज तक वही रिपीट हो रहा है। जब भी इस टॉपिक पे सवाल पूछा है कि कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, गठबंधन सरकार होती क्या है, इससे ज़्यादा कोई सवाल पर्टिकुलर पूछा ही नहीं गया प्रीलिम्स में। लेकिन हाँ, मेंस में अगर वो पूछना चाहे तो जरूर पूछ सकता है। देखो, ये जो टर्म है कोलिशन, याद रख लेना, बाई चांस पूछ ले मेंस के अंदर। लैटिन भाषा का एक वर्ड है कोलिशन, इससे हमारा इंग्लिश का एक पर्टिकुलर वर्ड बना कोलिसेर, और उसी से बनकर आपको देखना होता है कोलिशन। ये जो कोलिसेर होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रो टुगेदर, एक साथ आगे बढ़ना। अभी कोलिशन आया कहाँ से? गवर्नमेंट की फॉर्म के अंदर। ये वर्ड की बात कर ली, कोलिशन नाम का एक वर्ड था, वो कोलिसेर से बना, जिसका मतलब होता है ग्रोइंग टुगेदर, यानी कि एक साथ आगे बढ़ना। कोलिशन वर्ड कहाँ से आया? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से आया? तो आंसर है जर्मनी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोलिशन गवर्नमेंट नाम का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, गठबंधन सरकार बनाई जाएगी ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन याद करके देखो, पीएम वाले पर्टिकुलर पार्टी के अंदर हमने टॉपिक चर्चा किया था, सरकार या कमीशन। सरकार या कमीशन ने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को, एक ही पार्टी को बहुमत नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? तो आप देखोगे कि क्या चुनाव से पहले किसी का गठबंधन हुआ है या चुनाव के बाद किसी का गठबंधन हुआ है, या कोई करना चाहता है तो आप क्या करोगे? उसको बुलाओगे सरकार बनाने के लिए, फिर उसका लीडर पीएम बनेगा। हमारे देश के अंदर ये जो कोलिशन जो शब्द आया, वर्ड आया गठबंधन का पर्टिकुलर, ये सरकार या कमीशन की देन है। लेकिन दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट जर्मनी से चली आ रही है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हो तो वहाँ आपने फोटो दिखा है, एक कार है जिसकी 2 स्टीयरिंग है, वो कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल। जर्मनी में ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में कई सारी जगहों के ऊपर ये हमारा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नजर आता है। रिसेंटली नेपाल में देखने को मिल रहा है हमारा। इजराइल के अंदर जो वर्तमान सरकार है और उससे पहले जो सरकार थी और उससे भी पहले सरकार थी, वो सभी हमारे क्या थी? कोलिशन गवर्नमेंट के एग्जांपल थे। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो पहले बात कर लेते हैं कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जिसमें एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी, यानी कम से कम 2 पार्टी, ज्यादा जितनी भी हो सकती है, मिलकर के क्या करे, हमारा एक यूनियन बनाए, एक संघ बनाए, और इस तरह की जो पार्टियां मिलकर के संघ बनाती है, यूनियन बनाती है, उनकी सरकार कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है, गठबंधन की सरकार कहलाती है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर्म है कोलिशन गवर्नमेंट हमारा, ओवरऑल 3 तरह का दिखाई देता है। कौन सा? पार्लियामेंट्री कोलिशन, संसदीय गठबंधन, इलेक्टोरल कोलिशन, चुनावी गठबंधन, और गवर्नमेंटल कोलिशन, सरकारी गठबंधन। अब ये क्या होता है? पहले बात कर लेते हैं इसकी, पार्लियामेंट्री कोलिशन की, संसदीय गठबंधन की। इस पर्टिकुलर तरह की सिनेरियो में हम चुनाव से पहले किसी का गठबंधन नहीं देखते, चुनाव के बाद भी किसी का खास गठबंधन होता नहीं। मान लो ये कंडीशन हमारा जब बनने की सिनेरियो आता है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि सर नो मेजॉरिटी पार्टी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर दल को बहुमत तो नहीं मिला, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमारी, सिंगल बहुमत वाली पार्टी कोई है नहीं कि भैया इसको बहुमत मिल गया, इसको सरकार बना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? बाहर से समर्थन किया था, आपने वर्ड कई बार सुना होगा, जैसे हम बाहर से आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि रिसेंटली कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर किया था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस ने कोई पोस्ट नहीं किया किसी तरह का, मेरे को ये वाला डिपार्टमेंट चाहिए कि मेरे इतने व्यक्ति मंत्री बनेंगे, नहीं। कांग्रेस ने कहा कि जब कभी भी आपको समर्थन की बारी आएगी, कोई कहेगा आपके पास हमारा बहुमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर से समर्थन देंगे, हमको कोई पोस्ट नहीं चाहिए। आप कल को कोई भी बिल लेकर आओगे, यानी कि कोई कानून बनाने के लिए बिल लेकर आओगे, तो उस समय आपको जो समर्थन की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम आपको वहाँ विधानसभा में या फिर संसद के अंदर क्या करेंगे? समर्थन देंगे। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अल्पमत की सरकार को इस तरह से समर्थन दे कि हमको पोस्ट नहीं चाहिए, लेकिन हम आपके साथ सत्ता में रहना चाहते हैं, एक पार्टी बनकर रहना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में आप सिर्फ क्या करो? अपनी सरकार बनाओ। अल्पमत में जब भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पॉइंट आएगा, कोई कहेगा भैया अल्पमत में हम आपको समर्थन दे देंगे, जब भी ऐसा कोई पॉलिटिकल पॉइंट आएगा, कोई विधेयक लेकर आओगे, आपको समर्थन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या कर देंगे? समर्थन दे देंगे, लेकिन पोस्ट हमको नहीं चाहिए। यहाँ कोई ऑफिस होल्ड नहीं करना होता, किसी को पीएम की पोस्ट नहीं चाहिए, किसी को सीएम की पोस्ट नहीं चाहिए, किसी को डिप्टी पीएम या सीएम नहीं बनना है, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए। इस तरह के गठबंधन को पार्लियामेंट्री कोलिशन कहा जाता है, संसदीय गठबंधन कहा जाता है। आसान भाषा में जिसको बाहर से समर्थन दिया जाए। क्लियर? कोई डाउट? आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्टोरल कोलिशन, चुनावी गठबंधन की बात करते हैं। ये क्या होता है कि सर इसमें चुनाव से पहले गठबंधन हो जाता है और उस गठबंधन के अंदर सीटें बंटवारा कर दिया जाता है कि भैया इतनी सीटों पर तुम चुनाव लड़ोगे, इतनी सीटों पर तुम चुनाव लड़ोगे। ये नॉर्मली होता है, आप भारत के अंदर देखते हो, अलग-अलग राज्यों के अंदर भी देखते हो। जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर यूपी के अंदर जो चुनाव हुए थे हमारे, या बिहार के अंदर जो चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने और सपा ने, समाजवादी पार्टी ने अपने आप में सीटें बांट ली थी। कितनी टोटल सीटें हमको देखने को मिलती है, इतने में तुम चुनाव लड़ोगे, इतने में तुम चुनाव लड़ोगे। सिमिलर पॉलिटिकल पार्ट हमारा आरजेडी और लालू जी की जो पार्टी है हमारी और नीतीश जी की जो पार्टी है, उनके बीच में हमको देखने को मिला था जेडीयू में और आरजेडी में। वो इतनी सीटों पे तुम चुनाव लड़ोगे, इतनी के अंदर हम लड़ेंगे। पहले से ही सीटें बांट ली ताकि एक दूसरे के सामने कैंडिडेट नहीं होगा। एक पार्टी का आरजेडी चुनाव लड़ रही है तो उसके सामने जेडीयू का हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। अगर जेडीयू चुनाव लड़ रही है एक सीट पर तो उसके सामने आरजेडी का हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। सीटों का बंटवारा कर दिया जाता है और फिर चुनाव लड़ा जाता है। और जब आप सीटें जीत जाते हो ओवरऑल, फिर गठबंधन करके जितनी भी मिली हो आपको, आप सरकार बना लेते हो। जब इस तरह का हमारा इलेक्शन होता है, उसको इलेक्टोरल कोलिशन यानी कि चुनावी गठबंधन, चुनाव के अंदर साथ-साथ आए और अगर जीत गए तो सरकार बना लेंगे। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आगे चलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंटल कोलिशन यानी कि सरकारी गठबंधन। ये 2 तरह से बनाते हैं, इसके 2 पार्ट्स नजर आते हैं। एक तो यही जो उसका नाम नजर आता है हमारा गवर्नमेंटल कोलिशन यानी कि सरकारी गठबंधन, और एक कहलाता है नेशनल गवर्नमेंट। ये श्रीलंका के कारण बड़ा चर्चाओं में था, शायद पूछ ले, यूपीएससी ने पूछा था श्रीलंका में जब क्राइसिस आया था तो नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है पूछा था। और हमारे यहाँ पर आप ये चीजें देखते हो, 2 टाइप होते हैं, राष्ट्रीय सरकार और दूसरा गवर्नमेंटल कोलिशन यानी कि हमारा सरकारी गठबंधन। क्या होता है पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, गवर्नमेंटल कोलिशन, सरकारी गठबंधन। यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारी सत्ता में आती है उनको पद भी चाहिए होता है।
ऑफिस में चाहिए कि भाई सरकार बनाएंगे, थोड़े मंत्रालय तुम रखना, थोड़े मंत्रालय हम रखेंगे, तुम थोड़े टाइम तक सीएम रहना या पीएम रहना, थोड़े टाइम तक हम रहेंगे। दुनिया में ये फॉर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है और यही इस्तेमाल ज़्यादा की जाती है। बहुत रेयर चांसेस होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको के अंदर पार्लियामेंट्री कोलिशन देखने को मिले, लेकिन भारत में ऐसा भी हुआ है कि बाहर से समर्थन दिया गया, एग्जाम्पल अभी हमने किया था। लेकिन फिर भी बाकी सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रन करने वाली कोलिशन की फॉर्म है वो है गवर्नमेंटल कोलिशन, यानी कि सरकारी गठबंधन, जहां जो भी पार्टी हमारा चुनाव जीतेगी उनका सीएम फेस कौन रहेगा वो नेगोशिएशन के माध्यम से तय होगा, यानी कि आपसी चर्चा से। डेप्यूटी सीएम भी आजकल आप देखते हो कई जगह पर एक एक की जगह दो देखते हो, क्यों? तो आप गठबंधन के अंदर आए और आपको हमारा ऐसी स्थिति में समर्थन हमारा चाहिए। हरियाणा के अंदर भी आप देखोगे तो डेप्यूटी सीएम नजर आता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के पास में वो नंबर नहीं था, तो वहाँ की जो लोकल पार्टी थी उसके साथ हमने समर्थन किया, उसको डेप्यूटी सीएम बना दिया। यहाँ सरकार में इक्वल भागीदारी चाहिए हमको, इस तरह की फॉर्म वाली क्या कहलाती है, सरकारी गठबंधन, यानी कि गवर्नमेंट कोलिशन। ये क्या होता है? नेशनल गवर्नमेंट। ये सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ हमारा कोलिशन है, लेकिन इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देश में मान लो क्राइसिस आ गया या देश में युद्ध हो गया और देश के हालात बहुत गड़बड़ है, ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो सत्ता में बैठा है उससे वो नहीं संभल रहा है, वो क्राइसिस नहीं हैंडल हो पा रहा है, तो एक फॉर्म ऑफ कोलिशन बनाया गया। तो सरकार को आपको खत्म नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसको हटा दो उसके लिए अपोजिशन में बैठा दो, कोई अपोजिशन नहीं होगा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब साथ मिलेगी और उसका समाधान निकालेगी। एक बार के लिए ये सोचते हैं कि भैया कोई अपोजिशन नहीं है, देश सबको है। ऐसी स्थिति में थोड़े लोग सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग आएंगे, थोड़े लोग अपोजिशन में जो बैठे हैं वो लोग आएंगे और कोई अपोजिशन है ही नहीं हमारा, यानी कि उसके अगेंस्ट में कोई नहीं है हमारा, सब एक साथ मिलेंगे, थोड़ी-थोड़ी पोस्ट संभालेंगे और एक साथ मिलकर के देश को बाहर निकालेंगे। इस तरह की जो गवर्नमेंट बनती है इसको नेशनल गवर्नमेंट कहा जाता है। इस तरह की कोलिशन को हमारा राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। श्रीलंका के अंदर जब सरकार हमारी भ्रष्ट हुई थी और नई सरकार आने की बात की जा रही थी, उससे पहले उस समय की सरकार में जो उस समय सरकार थी पद में थी, उसने कहा था नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा इसका इस्तेमाल सबसे कम किया जाने वाला फॉर्म है कि नेशनल गवर्नमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि सत्ता तो हर किसी को चाहिए। विंस्टन चर्चिल के टाइम पीरियड के अंदर जब वर्ल्ड वॉर हुआ था सेकंड, उस समय नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी कि सर नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे ताकि ब्रिटेन को बाहर निकाला जा सके, कोई अपोजिशन नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा नुकसान हमको ब्रिटेन का उत्तर दिखाई दिया था, उसको संभालने के लिए सब पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आ गई थी। कोरोना ऐसा टाइम पीरियड आपको दिखाई देता है जहां देश को संभालने की रिक्वायरमेंट थी, वहां नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती थी अगर सरकार चाहती तो कि सर आओ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में नेशनल गवर्नमेंट बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पहले तो इंग्लैंड में बनना पॉसिबल था क्योंकि 2-3 नजर आती है हमारा, तो प्रॉब्लम नहीं थी। श्रीलंका के अंदर पॉसिबल था क्योंकि 2-3 नजर आती है, हमारे केस में पॉसिबल नहीं। 8 तो नेशनल है, 64 तो स्टेट लेवल की पार्टी नजर आती है। ऐसी स्थिति में कोलिशन गवर्नमेंट बन नहीं सकती, क्यों? वो सरकार को काम नहीं करने देगी, सरकार विपक्ष को काम करने देगी, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और आज तक एक भी एग्जांपल इसका देखने को नहीं मिलता है कोलिशन गवर्नमेंट में कि नेशनल गवर्नमेंट लेवल की कोई सरकार हमारा बनी हो। एक शुरुआत में जरूर बनी थी 1946 में, 1946 में अंतरिम गवर्नमेंट जिसको हमने कहा था, लेकिन वो संविधान बनने के दौरान में सभी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हो सकती थी उसको साथ में लेकर आके बनाया गया था, लेकिन वो अंतरिम गवर्नमेंट कहलाई थी, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उस समय कोई सत्ता नहीं थी, कोई विपक्ष नहीं था, सब एक साथ मिलकर के संविधान बना रहे थे। उसके बाद आज तक इस तरह की कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी नहीं जहां अपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता और सभी देश के लिए हमारा काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमको देखने को नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कि विपक्ष और सत्ता दोनों साथ मिलकर के काम करें। फिर भी आपको टाइप्स याद रखना है कि पार्लियामेंट्री कोलिशन क्या होता है, संसदीय गठबंधन क्या होता है, इलेक्टोरल कोलिशन क्या होता है, चुनावी गठबंधन क्या होता है और गवर्नमेंटल कोलिशन क्या होता है, सरकारी गठबंधन क्या होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, इसको डाउट हो तो प्लीज पूछो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है एक और कि सर कोलिशन गवर्नमेंट ठीक है चली आ रही है, हमने शुरुआत में भी देखा भी कि जर्मनी के अंदर ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, क्योंकि वहाँ का मैंडेट लोगों का चुनाव के अंदर जो हमारा रिजल्ट रहता है वो ऐसा ही रहता है, वो किसी एक पार्टी पर भरोसा नहीं करता, तो उन्होंने तरीका दूसरा बना दिया कि भैया हम कोलिशन करेंगे लेकिन किसी एक पार्टी से बिलोंग करने वाला हमारा लीडर होगा, उसको पद मिलेगा, इसको पद मिलेगा, ऐसा नहीं करेंगे। हम सब मिलकर के अपना एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो देश चलाने का काम करेगा, जिसको आप चांसलर के नाम से चूज करते हो, और वो पर्टिकुलर चांसलर रहता है, उसको पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना नहीं है, वो एक तरह का हमारा पीएम प्रेसिडेंट ही मान लो, जो कि बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल पार्टियां बना के रखती है, जैसे कि एंजेला मर्केल बहुत लंबे समय तक रही थी, आज भी हमको देखने को मिलता है चांसलर। ये प्रक्रिया वहाँ सही है, क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को वहाँ बैठाया गया है उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना नहीं है जर्मनी के अंदर, और वो पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करती है, तो वहाँ कोलिशन टूट जाए इतना आसान नहीं है। जर्मनी में बहुत लंबे समय से हमको कोलिशन गवर्नमेंट नजर आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल क्यों नहीं? और उससे इंपॉर्टेंट एक और याद कर लो, फ्रेंड्स, मैं पूछ ले बाई चांस आपको कि भारत में सबसे पहली कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी? बाई चांस पूछ ले, फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट भारत में। मैं सेंटर भी नहीं कह रहा, मैं स्टेट भी नहीं कह रहा, ओवरऑल कह रहा हूं। तो अगर ओवरऑल का पूछ लिया जाए, ऐसे ही सवाल है कि इंडिया में हमारी कोलिशन गवर्नमेंट सबसे पहले कब बनती है हमारा, तो आंसर अलग रहेगा, और सेंटर के अंदर पूछा जाए तो आंसर अलग रहेगा। पहले हम सेंटर की बात कर लेते हैं। जैसे सेंटर के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट सबसे पहले कब बनी? 1977 में। मोरारजी देसाई जो पीएम बने थे हमारे, वो कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल हुआ करता था। जैसे जनसंघ नाम की पार्टी हुआ करती थी, एंड देन और भी छोटी-छोटी पॉलिटिकल पार्टी और हुआ करती थी। उन सब ने मिलकर के क्या किया था, इस तरह की सरकार बनाई थी सेंटर में। अगर पूछे कि केंद्र के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी, तो 1977 के अंदर मोरारजी देसाई इसका एग्जांपल रहेगा, और ये भारत की पहली कोलिशन गवर्नमेंट थी सेंटर में। लेकिन यही सवाल अगर चेंज कर दिया जाए और ओवरऑल पूछ लिया जाए, सिर्फ इतना ही कि इंडिया में कब बनी, तो आंसर ये नहीं रहेगा। आंसर रहेगा 1967 में यूपी में बनी थी सबसे पहली कोलिशन गवर्नमेंट। नेशनल लेवल के जब इलेक्शन हुए थे 1967 के अंदर हमारा, तो उस दौरान में कांग्रेस सेंटर में तो मजबूत थी, मतलब सत्ता में आ गई थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि उसको सीटें मिली थी वो 283 के आसपास समथिंग कुछ हमारा सीटें ओवरऑल देखने को मिली थी, जो कि नंबर हमको ठीक-ठीक मतलब बहुमत के थोड़ा पास ही देखने को मिलता। उस समय धीरे-धीरे स्थितियां कमजोर हो रही थी। जब हमारा पहले पीएम रहे थे, सेकंड पीएम रहे थे, तो चीजें अच्छी थी, लेकिन बाद में थोड़ा अलग-अलग होने लगा, धीरे-धीरे पार्टियां बनने लगी। तो चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व के अंदर हमारा यूपी के अंदर पहली कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिली। अलग-अलग पार्टियां थी, अलग-अलग पार्टी, उनके पास में बहुमत हमारा हुआ करता था, सीटें हुआ करती थी, और सेंटर में तो कांग्रेस थी, लेकिन क्योंकि कांग्रेस राज्यों के अंदर मजबूत नहीं रही थी, तो संयुक्त समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, ऐसा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऐसे बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के क्या किया था, हमारा सरकार बनाई थी, जिसके अंदर जो सीएम हुआ करते थे वो चरण सिंह जी हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह। ये पहली ओवरऑल हमारी क्या थी, कोलिशन गवर्नमेंट। तो सवाल पूछा जाए तो सोच समझ के आंसर करिएगा कि सर ओवरऑल पूछा है यानी इन इंडिया पूछा है या सेंटर में इन इंडिया पूछा है, दोनों में फर्क नजर आता है हमारा। क्लियर? तो सेंटर में पूछा 1977 एंड ओवरऑल पूछे तो यूपी के अंदर 1967 में चौधरी चरण सिंह जी सीएम हुआ करते थे, और ये वो साल था हमारा 1967। ना सिर्फ यूपी, कई सारे राज्यों के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, क्योंकि कांग्रेस राज्य में कमजोर हो रही थी और वो बहुमत की बिल्कुल या तो पास में रह जाती सरकार बनाने के लिए, बहुमत से बिल्कुल थोड़ा चूक जाया करती थी, तो बाकी सभी पार्टियों ने एक ही तरीका निकाला कि भैया हम सब एक साथ हो जाते हैं ताकि क्या कर ले कांग्रेस को पावर में ना आने दें, और फिर वो धीरे-धीरे कांग्रेस का पतन होना स्टार्ट होता है। कांग्रेस में से भी छोटी-छोटी पार्टियां निकलनी स्टार्ट होती है, और आज जितनी भी आप स्टेट लेवल की पार्टियां देखते हो या नेशनल लेवल की पार्टी देखते हो, कभी ना कभी किसी टाइम पीरियड के अंदर बीजेपी को छोड़ करके सभी कांग्रेस की पार्टी, जैसे कि एनसीपी की बात कर लो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो, वो सभी कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी। बाद में धीरे-धीरे अलग होती रही, क्योंकि कांग्रेस का पतन स्टार्ट हो चुका था इस टाइम पीरियड के अंदर, खास करके इंदिरा गांधी के काल के अंदर। तो ये दो फैक्ट याद रखना। अब आगे नेक्स्ट, जैसे दुनिया में जब इतना बढ़िया चल रहा है कोलिशन गवर्नमेंट हमारा, तो हमारे यहाँ पर इशू क्या है, बेनिफिट क्या होंगे, ये भी जानेंगे, और इश्यूज क्या है, यानी कि नुकसान क्या है कोलिशन गवर्नमेंट के, ये बताओ। चलो पॉइंट नंबर 1 आप भी बताओ। अगर कहीं पर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाती है तो उसके फायदे क्या होंगे? जर्मनी में चली आ रही है तो नुकसान तो नहीं कह सकते हमारा, तो फायदे क्या होंगे? जब तक हमको एक डाउट दिखाई दिया उसका आंसर करते हैं। जब पर कोई बाहर से सपोर्ट करेगा तो उसको क्या फायदा होगा इससे? बाहर से सपोर्ट करने का फायदा ये रहेगा कि आप सत्ता के अंदर बने रहोगे और जरूरत पड़ने पर कभी भी टांग खींच सकते हो।
और नहीं चाहिए आपको, लेकिन सब लोगों को पता रहेगा कि इस पॉलिसी को पास करना है, तो इसकी बात सुननी पड़ेगी हमारा। तो वो पॉलिसी को थोड़ा-सा प्रभावित करने की कोशिश करेगा, बिना पद लिए भी। ये भी एक तरह का हमारा गवर्नमेंट हमको दिखाई देता है, तो बाहर से सपोर्ट करने का ये बेनिफिट नज़र आता है कि भैया इसके बिना तो नहीं चल पाएँगे, उसकी बात भी हमारा सुनी जाएगी। तो बताओ चलो, सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं कि सर पॉलिसी गवर्नमेंट अगर बन जाती है तो फ़ायदा क्या रहेगा? योग्य कैंडिडेट आ सकता है, ठीक है, और बताएँ अच्छा शासन चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम कह सकते हैं सर कि देखो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न वर्गों के हित ध्यान रखे जाएँगे। ये हो सकता है। इधर डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर हमारे अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी है, किसी न किसी पर्टिकुलर पार्टी को लोगों को वर्गों को समझ क्या करते होंगे, समर्थन देते होंगे। तो जो डाइवर्स इंटरेस्ट है, विभिन्न जो वर्गों के हित है, वो हमेशा बने रहेंगे। डाइवर्स इंटरेस्ट बना रहेगा हमारा। तो पहला जो फायदा नज़र आता है इसका, वो ये नज़र आता है कि भैया आप जो पॉलिसी बनाओगे, तो उसमें अलग-अलग व्यूज़ आएँगे। क्योंकि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग-अलग तरह के विचार है उसके हमारा। तो चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है कि सभी से चर्चा करके लेकर आओगे। जब सभी से चर्चा लेकर के आओगे हमारा, तो दूसरा पॉलिटिकल पार्ट और भी तो पॉसिबल हो सकता है हमारा कि आपकी जो ग्रीवेंस हैंडलिंग है, यानी कि शिकायत का जो निवारण है, वो आसान होगा। ग्रीवेंस हैंडलिंग क्या होगी? बेटर हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सर जो 2-4 पॉलिटिकल पार्टी हमको यहाँ पर दिखाई देती है, जितनी तरह की हमको पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है, वो अगर एक साथ आती है, तो अपोजिशन में तो कम ही रह जाएगी, मेनली सब एक साथ आ गई। तो अब जब किसी को कोई शिकायत होगी तो आप आराम से चर्चा कर सकते हो, हमारा पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है हमारा, और ये खुद ही एक-दूसरे का विरोध नहीं करेगी। और दूसरा, गवर्नमेंट को हमारा क्या होने से रोकेगी? तानाशाह होने से या निरंकुश होने से रोकेगी। निरंकुश शासन की कम संभावना है। क्यों? क्योंकि सर बिना इसके समर्थन के कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि आप सरकार चला पाओगे? तो इसी वजह से आपको इसका चांसेस बहुत कम रहेगा, तो सरकार ऑटोक्रेट हो जाएगा, मनमर्जी के कानून पारित करने लगे। अगर मनमर्जी के कानून पारित करने लग जाए तो फिर कैसे काम चल पाएगा? डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। ये इसका फायदा नज़र आता है। और हाँ, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मिल-बाँट के सरकार चलाते हो, तो चांसेस है कि राजनीतिक निर्णय जो लिए जाएँगे हमारे, पॉलिटिकल जो डिसीजंस लिए जाएँगे हमारे, वो बेहतर हो सकते हैं। होंगे? नहीं, हो सकते हैं, कह सकते हैं। ओवरऑल बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, वो सिर्फ बात नहीं करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे। लेकिन इसमें कुछ नुकसान की भी संभावना है। अब बताओ नुकसान क्या है? पहले बताओ बेनिफिट में, लाभ में कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो। कोई डाउट नहीं है? चलो दैट्स अ नाइस थिंग। इश्यूज़ की बात करें, बिल्कुल सही कहा, अनस्टेबल गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार। तो सर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो गवर्नमेंट हमारी अनस्टेबल हो जाएगी। क्यों? कि सर जब आप सत्ता में हो, हम उम्मीद तो करते हैं कि आप राजनीतिक निर्णय बेहतर लोगे। हम उम्मीद भी करते हैं कि विभिन्न वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर नहीं रखा गया तो कभी भी कोalition टूट जाएगा, कहानी खत्म, सरकार गिर गई, तो गवर्नमेंट अनस्टेबल रहेगी। या डर तो बना ही रहेगा कि भैया ये निर्णय ले लिया तो कभी भी गिर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, वो भी कोalition गवर्नमेंट का एग्जांपल था हमारा। अभी रिसेंटली हमने देखा है, ये हमको देखने को मिला है महाराष्ट्र के अंदर, ये भी कोalition गवर्नमेंट था, टूट गया। सरकार जब फैसले ली थी, आपस में चर्चा करने की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो ऐसी स्थिति में हमारा पॉसिबल नहीं था कि हम ये चीज़ कर पाएँ। अभी हमने बिहार के अंदर ये चीज़ देखा। दूसरा पॉइंट एक और समस्या यहाँ पर आता है। ये तो एक प्रॉब्लम हुआ अनस्टेबल गवर्नमेंट का, अस्थायी हमारी सरकार या अस्थिर सरकार। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर मैनी फेसेस इन गवर्नमेंट, या यूँ कह देंगे कि मैनी प्राइम मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट। हमारे केस में ये एग्जांपल फिट बैठता है। मैनी प्राइम मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट कि सर सत्ता में एक होता है दिखने को प्राइम मिनिस्टर। इस तरह की पर्टिकुलर सरकार के अंदर हमारा बहुत सारे फेसेस बनने के साथ सवाल रहेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सुपर प्राइम मिनिस्टर है, ये अल्ट्रा प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि इससे निर्णय लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो आप पद जो दोगे, जिस पर्टिकुलर पार्टी को मान मिनिस्ट्री दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात कर ले, वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री हुआ करती थी, यूपीए हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों काले कार्यकाल के अंदर एक राजा वहाँ पर हुआ करते थे। ऐसी स्थिति में नॉर्मली तो पीएम की सलाह के बिना मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमने देखा कि एक राजा ने अपने पद का फायदा उठाया और पीएम के होते हुए भी कई सारी पॉलिसीज को पास कर दिया। तो जो सरकार के जो फेसेस रहेंगे हमारे, वो हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं और निर्णय लेना आसान नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर बिल आएगा और वो अगर हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा, यानी कि संसदीय कमिटीज़ के पास जाएगा हमारा, तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, अप्रभावी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि सर जी यहाँ पर जाकर के आराम से चर्चा हो पाए, संसदीय समिति के अंदर अच्छे से चर्चा हो पाए और चर्चा होगा तो बिल आसानी से पास होगा। हमने कहा कि सर जी राजनीतिक निर्णय बेहतर हो पाएंगे, शिकायत का निवारण आसान हो जाएगा। लेकिन अगर 5-6 तरह की पॉलिटिकल पार्टी या 10-12 तरह की पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर की सरकार बना दी, अपोजिशन में एक पार्टी बैठी है और आप ही सत्ता के अंदर हो, तो आप तो यही हमेशा कोशिश करोगे ना कि अपना वो पर्टिकुलर जो बिल है वो पास हो जाए। अब 15-20 तरह की पॉलिटिकल पार्टी एक साथ बैठी है और एक दूसरे को अपोज कर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सरकार गिरा देगी। ऐसी स्थिति के अंदर पॉसिबिलिटी बन पाएगा हमारा कि वो इफेक्टिवली आप पार्लियामेंट्री कमेटी में जो आपने वो स्टैंडिंग कमेटी बनाई थी, हमने पढ़ी थी, संयुक्त कमेटी या जॉइंट कमेटी जो बनाई थी हमारी, जॉइंट कमेटी वाला पार्ट, वो पॉसिबल नहीं कि स्थायी समितियों का कोई मीनिंग नहीं रह गया। पीएससी का कोई मीनिंग नहीं रह गया हमारा। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति आपके देखने को मिल रहा है। जब सभी व्यक्ति एक ही देखने को मिल रहा है, आप ही के देखने को मिल रहे हैं, तो पूरे चांसेस देखने को मिलते हैं कि वो पॉलिसी ढंग से काम नहीं कर पाएगी हमारा। तो एक प्रॉब्लम और आएगी यहाँ पर, लार्जर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की साइज बड़ी हो जाएगी। हमने पहले पढ़ा था कि सर 100 से भी क्रॉस मंत्री हुआ करते। क्यों? इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, इसको भी पद दो, इसको भी पद दो, इसको सेंटर का मिनिस्टर नहीं बनाया तो इसको स्टेट का मिनिस्टर बना दो। अगर इसको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया तो कोई भी मंत्रालय दे दो, कोई ऑफिस बना दो, नहीं है तो नया बना दो। वो वाला पॉलिटिकल पार्ट हमारा। तो जो मंत्रिपरिषद है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो भी हमारा चांसेस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो अस्थिर सरकार, बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे, अप्रभावी संसदीय समितियां और मंत्रिपरिषद का आकार काफी बड़ा। क्लियर से भाई, ये साथ साथ में लिख लीजिएगा, हिंदी में अंदर भी बता रहा हूँ। और दूसरा पार्ट, अंतिम पॉइंट, लेस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कम उत्तरदायी सरकार। किसको उत्तरदायी ठहराओ इस पॉलिसी के लिए? ये तो पॉसिबल नहीं है हमारा। बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे, यानी कि मेन प्राइम मिनिस्टर से भी अलग अलग और चेहरे हमारे। क्लियर? वो उसको ऐसे लिखना, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मत लिखना, बहुत सारे प्रधानमंत्री के चेहरे लिखना। मैनी प्राइम मिनिस्टर फेसेस इन गवर्नमेंट। ठीक है? कम उत्तरदायी सरकार क्यों? कि सर पीएम बैठे हैं, उनसे किसी ने सवाल पूछ लिया आपकी सरकार में ये काम कैसे हुआ? अब पीएम कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मंत्रालय अपोजिशन में अपने जो कोलिशन में गवर्नमेंट है उसको दिया गया था। अब उसको अगर कुछ कह दे तो सरकार गिरने का डर। तो ऐसी स्थिति के अंदर लेस रिस्पांसिबल गवर्नमेंट हमको देखने को मिलती है। छठा पॉइंट और भी है, यही लिख देता हूं। अनिश्चित गवर्नमेंट, अस्थिर सरकार मतलब, अस्थिर सरकार का मतलब होता है कि आप पहले सरकार में आए, क्योंकि आपका बहुमत नहीं था हमारा, तो ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर आप ओवरऑल 2-4 पार्टी के साथ मिलकर के आ गए। अगर आपकी पार्टी वो सरकार जो बनी उसमें किसी एक की बात नहीं सुनी, कोई समर्थन खींच लेगा, सरकार नाम गिर गई भैया, अब क्या कर लोगे? अगर सरकार गिर हमारा वो समर्थन छीन लिया, ऐसी स्थिति में अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है। जैसे कि मोरारजी देसाई जी की भी बात कर ली जाए हमारा, तो वो सरकार बहुत बड़ी नहीं बनी थी, 5 साल नहीं चली थी। 1977 से लेकर 79 के अंदर हमको देखने को मिली थी। वीपी सिंह जिसको हम कहते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उनकी सरकार भी गिर गई थी। एचडी देवगौड़ा की सरकार भी बनी थी, वो भी गिर गई थी। आज तक भारत में सबसे पहली जो
कॉलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जो सक्सेसफुल रही, मतलब पूरे 5 साल चली, वो दूसरी पार्टी की सरकार थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे। 1999 से लेकर 2004 पूरे 5 साल वो एक ही थे। उसके बाद में यूपीए 1 हुआ, उसके बाद में यूपीए 2 हुआ। यानी कि भारत में अब तक के इतिहास में कॉलिशन गवर्नमेंट तो बहुत सारी बनी। 1977 में पहली बार बनी थी, सॉरी सेंटर बनी थी। 67 के अंदर हमारा पहली बार हमको भारत में देखने को मिली थी कई राज्यों में, लेकिन वो कहीं कोई भी हमारी सक्सेसफुल नहीं रही थी। यानी कि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, ऐसे चांसेस नहीं थे। 1999 से लेकर 2004 पहली बार हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिला कि फुल टाइम कॉलिशन गवर्नमेंट आई। और फिर उसके बाद में यूपीए 1, यूपीए 2 आई और यूपीए 1 तो ठीक चला। यूपीए 2 में क्या हुआ? करप्शन, वही आपका छठा पॉइंट है, हाई चांसेस ऑफ करप्शन। भाई सरकार जब हमारा कम उत्तरदायी होगी, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के फेसेस होंगे, तो जब सवाल पूछने वाले कोई नहीं है, सब एक साथ तो मिल रखे हैं, हमारा ऐसी स्थिति के अंदर भ्रष्टाचार की तो अधिक संभावना है ही है हमारा, पूरे चांसेस देखने को मिलता है। तो लिखोगे छठा पॉइंट हमारा भ्रष्टाचार की अत्यधिक संभावना है। क्लियर? क्या कहोगे? क्या कहोगे? भ्रष्टाचार की अत्यधिक संभावना है। क्लियर? तो तीसरा पॉइंट वापस बता दें हिंदी में। ओके, अप्रभावी संसदीय समितियां एंड लार्जर काउंसिल ऑफ मतलब मंत्रिपरिषद का बड़ा आकार। ऐसे लिख दो और एक्सप्लेन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप आराम से लिख लेंगे। कोई पॉइंट में डाउट हो एक्सप्लेन से प्लीज पूछिए। ये हमको समस्या देखने को मिलती है और इन कारणों को वंस अगेन अगर हम शुरू हो जाए शॉर्ट एनालिसिस करना कि सर फायदे ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा है कॉलिजन गवर्नमेंट के, तो आपको नुकसान ज़्यादा नजर आता है। फायदे तो हैं, संभावना देखने को मिलती है, लेकिन ये संभावना तब पूरी होगी जब नेता जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो अपने एथिकल वैल्यूज को समझे, यानी कि अपने मौलिक कर्तव्यों को समझे और नैतिक दायित्व को जाने। तब हो सकता है कि वो ये जो फायदे नजर आ रहे हैं पूरे हो जाए। हमारे नेता जर्मनी जैसे नेता तो हो नहीं सकते, चांसेस ही नहीं है। वहाँ अगर इतनी प्रॉब्लम होती तो कॉलिजन गवर्नमेंट लोग बनाना बंद कर देते। लोगों को फायदा नजर आ गया कि कॉलिजन गवर्नमेंट बनाने से हमको ज़्यादा फायदा नजर आता है, हमारी बात ज़्यादा समझ जाती है, इसलिए वहाँ पर अब तो कॉलिजन गवर्नमेंट चली आ रही है। हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हितों का टकराव जो हम वहाँ सम्मान करने की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो टकराव हो जाता है कि भैया हितों का टकराव है, ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, हमको ये पद नहीं दिया। कई बार हमने देखा है कि सरकार नहीं बनती क्योंकि अब तक कोई पद नहीं दिया जाता है। हरियाणा के अंदर हमने देखा ऑलमोस्ट चुनाव के 20-25 दिन बाद हमको यहाँ पर ये चीज़ नजर आई। क्लियर? इस वजह से इश्यूज ज़्यादा नजर आते हैं, एटलीस्ट हमारे रेस्पेक्ट के अंदर, और कुछ फायदे भी नजर आते हैं। क्लियर? बिल्कुल सही कहा। कोई डाउट किसी को? ओके, पॉइंट नंबर 3 बेनिफिट बता दीजिए। निरंकुश शासन की कम संभावना है, मतलब जब 5-6 तरह की पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई, मिलकर के आई है, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी का ऐसा कोई काम नहीं कर सकती कि भैया वो हमारा क्या कर जाए, देश को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई कानून पास कर दे हमारा जो देश के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है। क्योंकि बाकी की पॉलिटिकल पार्टी अपने वैल्यूज को समझेगी, अपने एथिकल वैल्यू को जानेगी और चाहेगी कि भैया ये वाला पर्टिकुलर व्यक्ति ये काम ना कर पाए। ऐसी स्थिति में उसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि समर्थन नहीं देंगे, अकेले के पास तो समर्थन है ही नहीं। तो वो फायदा नजर आता है कॉलिजन गवर्नमेंट का, लेकिन जर्मनी जैसे देश में या इजराइल जैसे पर्टिकुलर देश में जहाँ पर ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, वहाँ तक चीजें बेनिफिशियल है। लेकिन हमारे देश में ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमने नुकसान ज़्यादा देखे हैं। पहले तो अनस्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा देखी है, अस्थिर सरकार ज़्यादा देखी है कि भैया ये सरकार लंबी चल ही नहीं सकती किसी भी स्थिति के अंदर हमारा। और दूसरा पर्टिकुलर करप्शन के चांसेस ज़्यादा हमने देखे हैं और वो एक कम उत्तरदायी सरकार बनाते हैं। और हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय सरकार अपनाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमने क्यों अध्यक्ष सरकार नहीं अपनाई? क्योंकि सर हमको स्टेबल सरकार के ज़्यादा जरूरी क्या था? रेस्पॉन्सिबल सरकार, उत्तरदायी सरकार। तो वो तो उत्तरदायी सरकार का तो नहीं खत्म हो गया। स्टेबल तो नहीं भी होगी तो चलेगा, कॉलिजन गवर्नमेंट के फायदे नजर आते हैं, लेकिन अगर सरकार कम उत्तरदायी होगी तो फिर क्या फायदा, है ना? इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक ज़्यादा नजर आती है। क्लियर है? कोई डाउट? फिर उसके फैक्ट और मीन्स में लिखना पड़ जाए तो आराम से लिख लोगे। तो बस ये है छोटा सा पार्ट हमारा आज का टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉलिजन गवर्नमेंट, यानी कि राजनीतिक दल और गठबंधन सरकार। कोई तरह का डाउट हो तो प्लीज पूछिए। बस छोटा सा टॉपिक था, ये हमने फटाफट से क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछ लिया जाए। ओके, सर क्रिटिकल एनालिसिस में करप्शन का एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, एब्सोल्युटली दे सकते हैं, क्योंकि ये तो सच्चाई है, इस कॉलेज गवर्नमेंट के हमारा तो दिया जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है सभी को? और भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। तो हम मिलेंगे कल, चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। दल बदल कानून को थोड़ा विस्तार से समझा दें। दल बदल कानून तो क्लास है ना आपकी, सेपरेट क्लास है आपकी दल बदल कानून, चिंता ना करें। ओके, कल आपकी डाउट क्लास है।